बैंक्वेट में किसी ने मेरी शैंपेन में नशा मिला दिया था। मैं अपनी मंगेतर को ढूंढते हुए लड़खड़ा रहा था, लेकिन स्टडी के दरवाजे के ठीक पास एक हाथ ने मुझे खींचकर बगल के कमरे में कर लिया। वो असल में मेरी मंगेतर की बेपरवाह मौसी फुशुइंग थी। मैं हमेशा से इस अछूते फूल से डरता आया था। वो लड़का भाग के कहाँ गया? मिसी ने कहा था वो यहीं दूसरी मंजिल पर है। अगर हमने आज रात उसे डिलीवर नहीं किया तो हम दोनों को उत्तरी म्यांमार भेज दिया जाएगा और हमारी लंका लग जाएगी। दरवाजे के बाहर से दो आदमियों की आवाजें गूंजी। उसने पीछे हाथ बढ़ाकर दरवाजा लॉक कर दिया। वो बंदा जरूर अंदर ही होगा। दरवाजा खोलो कमीने। नशे का असर शुरू हो गया था, जिसने मेरी पूरी ताकत खींच ली। मेरी आंखों के आगे धुंधला छा गया और मैं फर्श पर गिर पड़ा। आज रात तो मेरी बलि चढ़ना तय है। अनाथालय में 18 साल तक तकलीफें सहने के बाद आखिरकार मैं कॉलेज पहुंचा था और मेरे सगे माता पिता ने मुझे ढूंढ निकाला था। क्या मेरी शांतिपूर्ण जिंदगी सिर्फ कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली है? मरना चाहते हो क्या? गलियारे में तुरंत सन्नाटा छा गया। सिर्फ खौफजदा फुसफुसाहटें रह गईं। ये तो वो बेरहम फुशुइंग है। भागो। मैंने अभी राहत की सांस ली ही थी कि मेरे अंदर की जलती हुई गर्मी और तेज हो गई। मेरा होश खोने लगा था। मैं लड़खड़ाते हुए अपने कदमों पर खड़ा हुआ, आगे बढ़ा और दरवाजे के पास खड़ी उस दुबली पतली लंबी काया पर खुद को फेंक दिया। मैंने उस औरत की पतली कमर को पकड़ा, नीचे देखा और उसे किस कर लिया। मैं उसे पूरी तरह निगल जाना चाहता था। जब तक मुझे खून का हल्का सा स्वाद नहीं मिला तब तक मेरा धुंधला दिमाग थोड़ा साफ नहीं हुआ था। फुशुइंग, तुम बहुत सेक्सी हो। जियांग चेन, तुम्हें पता भी है कि तुम अभी किसे किस कर रहे हो? मेरी सोचने समझने की ताकत तो कब की नशे की भेंट चढ़ चुकी थी। मैंने उसके कान में फुसफुसाया, मुझे पता है, ये औरत जिसने हमेशा पुरुषों से दूरी बनाकर रखी थी, उसने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि वो मेरे साथ इस तरह उलझ जाएगी। मैं अपनी आवाज को धीमा और भारी रखते हुए बार बार उसका नाम पुकारते हुए उसके होठों को चूमता रहा। शुइंग, फुशुइंग। जब मेरी आंख खुली तो मैं अभी भी फुशुइंग को कसकर पकड़े हुए था। यह एहसास होने पर कि मैंने क्या कर दिया है, मैं सिहर उठा। सब कुछ हाथ से निकल चुका था। उसकी आमतौर पर ठंडी रहने वाली आंखों में अब एक हल्की सी मुस्कान थी। रिलैक्स बेबी। नहीं, मैं गलत था। तुम छोटे बदमाश, तुमने मुझे पूरा खा लिया और अब अपने होंठ पोंछकर ऐसे नाटक कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने अपनी तर्जनी उंगली मेरे होठों पर दबाई और मुझे चुप रहने का इशारा किया। कोई आ रहा है। चाबी कहाँ है? जियांग चेन जरूर अंदर किसी आवारा औरत के साथ रंगरेलियां बना रहा होगा। मैंने अपनी भौएं सिकोड़ी और घबराहट में मुट्ठियां भींच ली। वो मेरी मंगेतर थी। फू शुइंग का आकर्षक चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। मंगेतर? फू यी, देखो, जियांग चेन सच में किसी आवारा औरत के साथ अय्याशी कर रहा है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? जब फू यी ने फू शुइंग को मेरी बाहों में देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने जियांग यीबाई को खींचकर उसके घुटनों के बल गिरा दिया। कैसे? ये तुम कैसे हो सकती हो? फू शुइंग की आंखों में उपहास और गहरा गया। वरना तुम्हें क्या लगा था कि कौन है? जियांग चेन शादी से पहले गुलछर्रे उड़ाने वाला बंदा तो नहीं लगता। दीदी, क्या आपको यकीन है कि आप जियांग चेन को नीचे गिरा सकती हैं? क्या होगा अगर वो आपकी चाल में ना फंसे? वो चाहे कितना भी सह ले, वो आपकी जितना सहन नहीं कर सकता। क्या वे दो आदमी जिन पर आपने भरोसा किया था वफादार हैं? क्या होगा अगर वे उसे पकड़ न पाए? चिंता मत करो, मैंने एक बूढ़ी औरत का भी इंतजाम किया है। हाँ, अगर वे नाकाम भी हो जाते हैं तो मेरे पास एक बैकअप प्लान है। एक बार जब वो कुछ घिनौना काम कर देगा तो मैं लोगों को उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए ले आऊंगी। मैं सबको दिखाऊंगी कि वो असल में किस किस्म का इंसान है। दीदी, आपने मुझसे शादी करने का वादा किया था। आप मुझे सिर्फ इसलिए तो नहीं छोड़ेंगी ना कि मेरे पास जियांग परिवार का खून नहीं है? मैं भला ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम बहुत कमाल हो। मैं तुम्हें किसी और का होते कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? अपनी मौजूदा हालत के बारे में सोचते हुए वो आमतौर पर शांत रहने वाली औरत असल में थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। वो मुड़ी और भागकर बाहर निकल गई। मुख्य इमारत में मुझे ढूंढने लगी। जब उसने मुझे पहली बार नाशपाती के फूलों के पेड़ के नीचे देखा था तो दुनिया के सारे खूबसूरत शब्द भी आज चेन की खूबसूरती को बयां करने के लिए कम पड़ जाते। फू शुइंग को खुद नहीं पता था कि वो कब से उसे देख रही थी, जब तक कि उसकी असिस्टेंट उसे बुलाने नहीं आ गई और वो काम करने के लिए वापस स्टडी में नहीं चली गई। लेकिन इस सोच ने कि आचेन असल में उसकी नीच भांजी का मंगेतर था, उसके हाथ में पकड़े फाउंटेन पेन पर उसकी पकड़ को अचानक सख्त कर दिया। हुई, क्या वो वाकई उसके लायक है? एक बेतुका विचार उसके दिल में जगनली घास की तरह उगाया। हाँ, चेन से शादी करने वाली मैं क्यों नहीं हो सकती? फू शुइंग ने काफी देर तक मुख्य इमारत में तलाश की और आखिरकार उसने मुझे दूसरी मंजिल के गलियारे में दीवार के सहारे लड़खड़ाते हुए देखा। ये देखते हुए कि मैं पास से गुजरने ही वाला हूँ, उसने तुरंत दरवाजा खोला और मुझे कमरे के अंदर खींच लिया। वह सच में नशे में था। वह बेकार का कचरा फूयी, वो वाकई फू परिवार का हिस्सा बनने के लायक नहीं है। इस पल फूयी और जियांग यीबाई अभी भी फर्श पर घुटनों के बल बैठे हुए थे। फूयी डर से कांप रही थी, लेकिन यह याद आते ही कि उसने सुरक्षा कैमरों का बंदोबस्त पहले ही कर दिया था, उसने चुपके से राहत की सांस ली। दूसरी ओर जियांग यीबाई मुझे घूर घूर कर देख रहा था। दरवाजे पर मौजूद मेहमान तमाशा देखने आए थे, लेकिन यह देखकर कि मुख्य किरदार असल में फू शुइंग थी, उन सभी के चेहरे डर से पीले पड़ गए। बूढ़े मास्टर फू अपनी लाठी के सहारे दौड़ते हुए आए। जब उन्होंने कमरे के अंदर का नजारा साफ साफ देखा तो उनकी आमतौर पर स्थिर रहने वाली आंखों में झटके की एक लहर दौड़ गई। शुइंग, उनकी सबसे छोटी बेटी जो हमेशा पुरुषों से दूरी बनाकर रखती थी, इस
जियांग चेन की बाहों में झुकी हुई थी। फू युआनक्सिंग को लगा कि उनकी बूढ़ी आंखें उनके साथ धोखा कर रही हैं। उन्होंने अपनी आंखें जोर से मली, सिर्फ ये देखने के लिए कि उनकी सबसे छोटी बेटी फू शुइंग ने उन्हें देखकर हल्का सा सिर हिलाया। पापा। फू युआनक्सिंग को मिली जुली भावनाओं का एहसास हुआ। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। वो खुश भी थे कि उनकी बेटी आखिरकार प्यार के लिए खुली है, और शर्मिंदा भी थे कि उसने अपनी भांजी के मंगेतर पर हाथ डाला था। इतने सारे मेहमानों के सामने पकड़े जाने की बात तो अलग ही थी। जियांग चेन के माता पिता खबर सुनते ही भागे चले आए। उन्हें लगा कि उनका बेटा सच में किसी आवारा औरत के साथ मुंह काला कर रहा है, और वे उस हरामजादे को सबके सामने पीटने के लिए तैयार थे। लेकिन औरत का चेहरा साफ देखने के बाद उनके चेहरे हरे और पीले पड़ गए, जबकि उनके दिलों में एक अनजानी खुशी की लहर दौड़ गई। फादर जियांग ने जियांग चेन और उसकी बाहों में मौजूद फू शुइंग को एक उलझन भरे चेहरे के साथ देखा। बड़ी मिस फू। फू शुइंग जवाब देने का कष्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन यह सोचते हुए कि वो मेरे पिता हैं, उसने एक हल्की सी हुंकार भरी। फू शुइंग का जवाब सुनकर फादर जियांग हैरान रह गए। उसने सच में जवाब दिया था। अभी फादर जियांग मन ही मन खुश हो रहे थे और इस बड़ी मिस फू की चापलूसी करने के बारे में सोच ही रहे थे कि घुटनों पर बैठी फूई अचानक चिल्लाई। जियांग चेन ने जरूर मौसी को बहकाया होगा। मौसी, आपको भी नशा दिया गया है ना, वरना आप उसके जैसे कचरे को अपना फायदा क्यों उठाने देती? वो तो अनाथालय का एक नीच गुंडा इंसान है। मैंने अपने दिल में उठ रहे गुस्से को जबरदस्ती दबाया। मेरी मुट्ठियां कस गईं। ये औरत फूई, जब से मैंने उसे रिजेक्ट किया था तब से मुझसे खुन्नस खाए बैठी थी। तुम बेवफा, धोखेबाज इंसान। मैं फूई तुम्हारे साथ ये सगाई तोड़ने जा रही हूँ। सगाई तोड़ना? फू और जियांग परिवारों ने 10 साल पहले दक्षिण पूर्व एशियाई उद्योगों में साझेदारी की थी। अगर वे अब सगाई तोड़ते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि वे अब जियांग परिवार के साथ सहयोग नहीं करना चाहते? फिर उन शेयरों का क्या जो मैंने खरीदे थे? वो अरबों डॉलर के हैं। ये नवयुवक काफी संस्कारी लगता है। वो अपनी मंगेतर की मौसी को कैसे बहका सकता है? फूई को सगाई तोड़ते हुए सुनकर फादर जियांग तुरंत घबरा गए। मास्टर फू, आप सगाई नहीं तोड़ सकते। भले ही दक्षिण पूर्व एशियाई उद्योगों में जियांग परिवार की हिस्सेदारी कम है, लेकिन पिछले 10 सालों से मैंने अपने परिवार की साझेदारी के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। मैंने दिन रात दक्षिण पूर्व एशिया की रखवाली की है। मेरे पास अपने बेटे को पालने तक का समय नहीं था। फूई बचपन से ही बिगड़ैल थी और थोड़ी शराब पीने के बाद उसने फादर जियांग को बड़े बुजुर्ग के रूप में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मैं बस ये सगाई तोड़ना चाहती हूँ। मास्टर फू के हाथ की नसें फूल गईं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाठी को कसकर पकड़ लिया था। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम। फू युआनक्सिंग ने अपनी लाठी फूई की पीठ पर जोर से दे मारी। फूई जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपने दांत भींचे, असहनीय दर्द को निगलते हुए एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। इतना बड़ा कमरा तुरंत एकदम शांत हो गया। मेरी आंखों के सामने एक पल के लिए धुंधलापन छा गया। जब मैं छोटा था तो अनाथालय का डायरेक्टर मुझे कोने में घसीट कर ले जाता था और सबके सामने मुझे जलील करता था। तब से मेरे प्रति दूसरे बच्चों की गुंडागर्दी और बढ़ गई थी। इस बारे में सोचकर ही मेरा पेट ऐंठने लगा। मुझे उल्टी करने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन मैंने अपने होठों को कसकर भींचते हुए उसे नीचे दबा दिया। जैसे ही फू युआनक्सिंग हिचकिचा रहे थे, मैं जियांग चेन से शादी करूंगी। आमतौर पर शांत रहने वाले फू युआनक्सिंग एकदम जम गए। तुमने क्या कहा? फू शुइंग ने अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसा ली। मैंने कहा, जियांग चेन, मैं उससे शादी करूंगी। भीड़ में हंगामा मच गया। फू युआनक्सिंग ने अपने हाव भाव सीधे किए, अपने दिल की उत्तेजना और जटिल भावनाओं को दबाते हुए कहा, अच्छा है, अब से फू और जियांग परिवारों के बीच शादी का रिश्ता बरकरार रहेगा, लेकिन जियांग चेन अब फू शुइंग का मंगेतर है। जब ये शब्द कहे गए तो फादर जियांग का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। वह जल्दी से झुके और मास्टर फू के सामने सिर हिलाया। हाँ, ये तो बहुत अद्भुत है। मुझे लगा था कि मेरे बेटे को फू परिवार छोड़ देगा और मैं बस ये सोच रहा था कि उसकी जगह कौन ले सकता है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बिजनेस की दुनिया की खौफनाक फू शुइंग खुद कहेगी कि वह जियांग चेन से शादी करना चाहती है। हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद ही होगा। लेकिन मैं, जो अब तक चुप था, घृणा से बोल पड़ा। मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा विचार है। फू शुइंग की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। उसने अपने बगल में खड़े मुझे देखा। क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? नहीं, मुझे बस लगता है कि अचानक मंगेतर बदलना थोड़ा अजीब है। मेरी ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं फू शुइंग से बहुत डरता था। वो अंडरवर्ल्ड और जायज बिजनेस दोनों को कंट्रोल करती थी। मैंने अपनी जिंदगी के पहले 20 साल डर में बिताए थे। बाकी की जिंदगी के लिए मैं बस एक साधारण इंसान को ढूंढकर शांति से जीना चाहता था। फू शुइंग का बैकग्राउंड बहुत गहरा था। मैं उससे उलझने का जोखिम नहीं उठा सकता था और मैं चाहता भी नहीं था। मेरे बगल में बैठी औरत थोड़ी गुस्से में लग रही थी। उसने मेरी कमर पर चुटकी काटी। मैंने अनजाने में नीचे उसकी तरफ देखा। उसकी ठंडी और अजनबी सी आंखों से नजरें मिलते ही मैं डर के मारे एकदम सहम सा गया। वो सिर्फ एक डर नहीं था, उससे भी ज्यादा वो मेरी इस बदहाल जिंदगी पर एक तरह की वीरानी और उदासी का एहसास था। मैं सच में अब इस नरक जैसी जिंदगी में और नहीं जीना चाहता था। मुझे अब पतली बर्फ पर चलने जैसा ये खौफनाक खेल और नहीं खेलना था। मेरी उस उदास और निराश शक्ल को देखकर उसके दिल में न जाने क्यों एक अजीब सी चिढ़ पैदा हो गई। उसने पास पड़े कपड़े उठाए और सीधे मेरी तरफ फेंक दिए। फिर मुझे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले आई। फू शुइंग मुझे खींचते हुए सीधे लिफ्ट तक ले गई और सीधे 12वीं मंजिल का बटन दबा दिया। उस हवेली की मुख्य इमारत की 12वीं मंजिल फू शुइंग का ही कमरा था। मेरी आवाज कांप रही थी।
थी, क्या तुम मुझे जाने दोगी प्लीज? मेरी बात सुनकर फू शुइंग के दिल में अचानक एक तेज मीठा सा दर्द उठा। वो थोड़ा झुककर मेरे करीब आई। उसके मुलायम और छोटे हाथों ने मेरे कानों को सहलाया। उसकी आंखों में धुंध सी छाई हुई थी और आंखों के कोने एकदम लाल हो रहे थे। लगा जैसे वो सच में अंदर से हिल गई हो। वो अपने पैरों की उंगलियों के बल खड़ी हुई और उसने मेरे होठों को चूम लिया। चेन, मैं तुम्हें बहकाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। अपनी जिंदगी के इन 20 सालों में ये पहली बार था जब किसी ने मुझसे कहा था कि वह मुझे पसंद करता है। क्या वह सच बोल रही थी या फिर ये सिर्फ फू और जियांग परिवार के बीच के किसी सौदेबाजी का हिस्सा था? मुझे डर था कि ज्यादातर बात यही दूसरी वाली ही सच होगी। वैसे भी लोग कहते ही है ना कि बहकी हुई बातों और उसाव में कही गई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी आंखें धुंधली हो गईं। पता नहीं मुझ में अचानक इतना हौसला कहाँ से आ गया, पर मैंने अपना सिर नीचे किया और उसके चिकने कंधे पर जोर से काट लिया। फू शिंग के मुंह से एक हल्की सी कराह निकली। ठीक उसी पल लिफ्ट के दरवाजे खुल गए। उसकी खूबसूरत आंखों में एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लिफ्ट से बाहर ले आई। 12वीं मंजिल बहुत बड़ी थी। सबसे पहली चीज जिस पर मेरी नजर पड़ी वो था एक बड़ा सा ओपन कॉन्सेप्ट लिविंग रूम। जमीन से छत तक लगी विशाल कांच की खिड़कियों के बाहर सामने वाले किनारे पर टिमटिमाती हजारों बत्तियां साफ दिख रही थी। उस चांदनी रात में वो मुझे खींचकर खिड़की के पास ले गई। वो मुझसे एकदम सटकर खड़ी हो गई। मैं उसके शरीर की नरमाहट को साफ महसूस कर सकता था। नीचे झांकने पर मुख्य इमारत के मुख्य दरवाजे के पास अभी भी कुछ मेहमान खड़े बातें कर रहे थे। मुझे पक्का नहीं पता था कि नीचे खड़े लोग हमें साफ देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन इस वक्त हम जिस हालत में खड़े थे वो यकीनन बहुत ज्यादा नजदीकी और निजी थी। फू शुइंग ने खिड़की के बाहर बनी उन ऊंची ऊंची इमारतों की तरफ इशारा किया। वो बहुत धीमी आवाज में बोली, ये पूरी दुनिया तुम्हारी है। मुझे बिल्कुल भी खुशी या असर महसूस नहीं हुआ। मुझे तो सिर्फ डर लग रहा था। मुझे लगा जैसे मेरी सीमाओं पर कोई जबरदस्ती कब्जा कर रहा हो। मुझे इस तरह का दखल बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं जैसे तैसे अनाथ आश्रम से पीछा छुड़ा कर निकला था। मुश्किल से कॉलेज पहुंचा था और सिर्फ एक आम जिंदगी जीने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ा था। फिर उसे मेरी ये आम जिंदगी जबरदस्ती छीनने का क्या हक था? मैंने अपनी आंखें मूंद ली। मेरी आवाज एकदम सख्त थी। मैं जियांग परिवार का बेटा न बनने का फैसला भी कर सकता हूँ। फू शुइंग की ठंडी आंखें अचानक फैल गईं। उसके सीने में गुस्से का एक बवंडर सा उठा। चेन, क्या अभी तुमने जो कहा उसका मतलब ये है कि तुम मुझसे शादी करने के बजाय जियांग परिवार का बेटा न बनना ज्यादा पसंद करोगे? फू शुइंग ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल के उबाल को दबाया। फिर से कहो वह बात। मैंने थूक निकला। अभी जो हिम्मत का एक गुब्बारा फूटा था वो हवा हो चुका था और दिल का डर फिर से बाहर आ गया था। फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर कहा, मैं नहीं चाहता। वे शब्द किसी तेज धार वाले चाकू की तरह सीधे उसके दिल में जा लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल इतना क्यों दुख रहा है। आखिर वह सिर्फ एक लड़का ही तो था। लेकिन उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया, छोड़ने से साफ इनकार करते हुए। वह जानती थी कि अगर उसने आज मुझे जाने दिया तो मुझे दोबारा पाना बहुत मुश्किल होगा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी गहरी और रहस्यमयी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अफसोस कि खून के रिश्तों को तोड़ा नहीं जा सकता। जब भगवान ने हमें मिलवाया ही है तो तुम जियांग चेन इस जन्म में और अगले हर जन्म में मेरे यानी फू शुइंग के साथी बनने के लिए ही बने हो। हम कभी अलग नहीं होंगे। वह फिर अपने पंजों के बल खड़ी हुई और उसने मेरे होठों को चूम लिया। मैंने घबराकर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। सजा के तौर पर उसने मेरी कान की लोब पर काट लिया। मेरे मुंह से अनजाने में ही एक दबी सी कराह निकल गई। इस चीज ने उसे उस पहली बार की याद दिला दी जब उसने मुझे देखा था। जिस तरह से मैं सब सहता था और खुद को दिलासा देता रहता था। उसके होठों की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा चेहरा वापस अपनी तरफ घुमाया और मेरे होठों पर एक गहरा चुंबन चढ़ा। मेरी जिंदगी तो मानो पैदा होते ही गलत रास्ते पर चल पड़ी थी और आज तो हद ही हो गई थी। सबसे शर्मनाक बात तो ये थी कि भले ही मैं अंदर से घुट रहा था लेकिन मेरा शरीर इस सब का मजा ले रहा था। मुझे पता था कि मुझे कुछ मानसिक दिक्कतें हैं, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे जबरदस्ती किए जाने में भी मजा आएगा। शायद बचपन से अनाथ आश्रम में झेली गई प्रताड़ना ने मेरे दिमाग को ऐसा अजीब और उलझा हुआ बना दिया था। मैं इस वक्त बिस्तर पर लेटा हुआ था और बाथरूम से फू शुइंग के शावर लेने की आवाज सुन रहा था। मैं अंदाजा लगा रहा था कि वह शावर के नीचे खड़ी कैसी लग रही होगी। मेरे कानों के सिरे गर्म होने लगे। मुझे लगा मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है। मैं सच में अभी भी उसे पाना चाहता था? नहीं, वह फू शुइंग है। वही फू शुइंग जो अपराध की दुनिया और बिजनेस की दुनिया दोनों पर राज करती है। अगर मैं इसके चक्कर में पड़ा तो मेरी जिंदगी पूरी तरह उथल पुथल हो जाएगी। जिस शांत जिंदगी को पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है उसे मैं इसके हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैंने फर्श पर बिखरे अपने कपड़े उठाए और जल्दी से पहन ली। मैंने ठंडे संगमरमर के फर्श पर नंगे पैर कदम रखे और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैंने बटन दबाया पीछे से फू शुइंग की महकती और बहकाने वाली आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? बड़ी ताकत है तुम में, थके नहीं क्या? मेरे रोंगटे तुरंत खड़े हो गए। मैं लिफ्ट के दरवाजे के पास जम गया। हिलने की हिम्मत तक नहीं हुई। पीछे से उसकी आहट करीब आई। उसने पीछे से मेरी कमर में बाहें डाली और अपना सिर मेरी पीठ पर टिका दिया। उसके बॉडी वॉश की भीनी भीनी खुशबू मेरी नाक में समा गई। महक इतनी अच्छी थी कि मैं सिहर उठे बिना न रह सका। वो घूमकर मेरे सामने आ गई और मेरी उन आंखों में झांकने लगी जो अपनी भावनाओं को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मेरी इस हालत
हालत ने उसके दिल में मुझे और चूमने की चाहत जगा दी। उसके लंबे बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। मैंने उसके बेहद खूबसूरत चेहरे को देखा और न चाहते हुए भी थूक निकलने लगा। मेरा दिमाग अभी कुछ देर पहले के उन न भूलने वाले नजारों की यादों में खो गया। मेरे चेहरे पर एक झेप भरी लाली छा गई। उसने अपने होठों को मुस्कान में समेटा और मेरा हाथ थामने के लिए आगे बढ़ी। अब क्या करना चाहते हो? उसके होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। तुम क्या सोचते हो? ये कहते हुए वो मुझे खींचकर बाथरूम में ले गई। पूरा बाथरूम भाप से भरा हुआ था। उसने संगमरमर के काउंटर के किनारे पर एक तौलिया बिछाया और मुझे बैठने का इशारा किया। मैंने अपनी त्योरियां चढ़ाई। मेरी आंखें शक और सावधानी से भरी थी। कुछ भी अजीब करने की कोशिश मत करना। मैंने अपना हाथ उठाया और हल्के से उसके कंधे पर रखकर उसे थोड़ा पीछे धकेला। मेरी नजर उसकी हंसली कॉलर बोन के ठीक नीचे गोली के निशान पर पड़ चुकी थी। इस औरत ने जिंदगी और मौत का खेल देखा था। ये कोई आम इंसान नहीं थी। मेरा डर और गहरा हो गया और मैंने दोबारा कोई बेवकूफी करने की हिम्मत नहीं की। मुझे इस तरह खोया हुआ देखकर उसने हाथ बढ़ाकर मेरी कमर को धीरे से छुआ। मैंने एक गहरी सांस ली और नीचे उसकी तरफ देखा। अनजाने में ही अपने होंठ भींच लिए। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों के पोरों ने मेरी ठुड्डी को छुआ और उसे थोड़ा ऊपर उठाया। उसने ऊपर देखा, मुझे गौर से पढ़ा और हल्की सी हंसी हंस दी। जैसा मैंने सोचा था, तुम बहुत जल्दी घबरा जाते हो। उसकी नजर थोड़ी नीचे झुकी और जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो उसकी आंखों में एक मजाकिया और रहस्यमयी खिंचाव था। मेरी मदद करना चाहते हो? मैं 20 साल का एक मर्द था तो जाहिर है मैं समझ गया कि उसके कहने का क्या मतलब था। नहीं, हमारी अभी शादी नहीं हुई है। जब मैं तुम्हें पूरी तरह से राजी कर लूंगी तब तुम खुद हंसते हंसते हाँ कहोगे। तुम्हें अपनी हद का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। क्या बाहर की दुनिया ये नहीं कहती कि फू शिंग बहुत ठंडी और बेरहम है? तुम इतनी फ्लर्टिश कैसे हो सकती हो? मैंने अपने होंठ भींचे। मेरी नजरें कुछ पल के लिए भटक गईं। उन नजारों के बारे में सोचकर ही मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने अपनी आवाज धीमी की लेकिन उसे भारी रखा। मैंने कहा, मैं नहीं चाहता। वो मेरी इस तनी हुई और खुद पर काबू पाने की कोशिश से काफी खुश दिख रही थी। वो एक कदम आगे बढ़ी और उसने धीरे से मेरे होठों पर चुंबन लिया। शायद इसलिए क्योंकि मेरा दिमाग अपनी आखिरी हद तक तनाव में था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मेरा होश धुंधला होने लगा। मेरा शरीर थोड़ा सा डगमगाया और मैं उसकी तरफ झुक गया। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर मुझे संभाल लिया। जैसे ही मैं बेहोश हुआ, मेरा गाल उसके सीने पर बने उस जख्म के निशान पर टिक गया। उसने नीचे मेरी तरफ देखा, मेरे चेहरे के पास झुककर बोली, कितना खूबसूरत है। फिर उसने मेरे माथे के बीचों बीच एक गर्म चुंबन लिया। मेरे सोते हुए चेहरे को देखते हुए उसकी आंखों में बेपनाह प्यार और पाने का जुनून भर आया। उसने मुझे ध्यान से संभाला और बड़ी बारीकी से मुझे नहलाया। मुझे नहलाते नहलाते अचानक उसके मुंह से एक आत्मव्यंग्य भरी हंसी निकली। वह औरत जो हमेशा ठंडी और सख्त नियमों वाली रही थी, आज किसी की इतने सब्र के साथ देखभाल कर रही थी। आज चैन के साथ अपनी बाकी की पूरी जिंदगी बिताने का ख्याल उसके मन में और ज्यादा पक्का होता गया। चाहे आज चैन चाहे या ना चाहे, मैं उसे अपना बनाकर रहूंगी। भले ही मुझे जोर जबरदस्ती करनी पड़े या मेरी बदनामी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम मुझे शुरू से अंत तक जो एक चीज चाहिए वो सिर्फ आज चैन है। अगली सुबह खिड़की से सूरज की धूप बेडरूम में छनकर आ रही थी। मैंने अपनी नींद भरी आंखें खोली और सीधे फूशविंग की नम आंखों में देखा। मेरी धड़कन एक पल के लिए रुक गई। जब मैंने उठने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि उसकी बांह मेरी बांह से लिपटी हुई थी और वह मुझसे सटकर सोई थी। हालांकि उसने मुझे कसकर नहीं पकड़ा था, फिर भी मैं अनजाने में ही सहम कर वहीं रुक गया। मैं कल रात एक पल के लिए भी नहीं सोई, लेकिन तुम तो कुंभकर्ण की तरह सोए। बाहर की कड़कती बिजली और बादलों की गर्जन भी तुम्हें जगा नहीं पाई। मैंने उसकी नजरों से बचने के लिए अपना चेहरा थोड़ा दूसरी तरफ घुमा लिया, थोड़ा सहज महसूस करते हुए। तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में सिविल अफेयर्स ब्यूरो जा रहे हैं। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मेरी आवाज में उलझन साफ थी। सिविल अफेयर्स ब्यूरो? हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? उसने हाथ बढ़ाकर हल्के से मेरे गाल को खींचा। जाहिर है अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने। मैरिज सर्टिफिकेट? मैंने माथे पर बल डालते हुए कहा और जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, मैंने उसका हाथ थाम लिया। मेरी आवाज सख्त थी। नहीं। उसकी वे प्यारी और नशीली आंखें पल भर में ठंडी पड़ गईं। मेरी सांसें वहीं अटक गईं। मेरी अभी शादी की कानूनी उम्र नहीं हुई है क्या? आईडी कार्ड? उसे यहाँ लाओ, मुझे देखने दो। मेरा आईडी कार्ड मेरे बैग में है। और वह बैग जो उसे कल रात बहुत परेशान कर रहा था, उसने पास के कूड़ेदान में फेंक दिया था। ये सच था। मैं इस साल ठंड के मौसम तक 23 साल का नहीं होने वाला था। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में निराशा और चिढ़ की एक झलक साफ दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो फिर हम इस साल विंटर सॉल्स्टिस, सर्दियों के सबसे छोटे दिन तक का इंतजार करेंगे। जैसे ही विंटर सॉल्स्टिस आएगा, हम वो मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने ग्लानि के भाव से अपना सिर हिलाया और उसकी नजर से बचने के लिए अपनी आंखें नीचे झुका ली। मैंने मन ही मन चुपचाप हिसाब लगाया। अभी तो सिर्फ सितंबर ही है। विंटर सॉल्स्टिस आने में अभी 3 महीने बाकी हैं। लोग कहते हैं कि किसी के लिए जुनून 3 महीने से ज्यादा नहीं टिकता। शायद 3 महीने में वो मुझसे बोर हो जाएगी और फिर मुझसे शादी नहीं करना चाहेगी। ये सोचते ही मेरी तनी हुई नसें धीरे धीरे ढीली पड़ गई। मेरे चेहरे
चेहरे के उस राहत भरे भाव को देखकर फू शुइंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वो अचानक मेरे करीब आई और एक कातिलाना दिलकश नजर से मेरी आंखों में झांकने लगी। उसकी इस अचानक हरकत ने मुझे चौंका दिया। मेरी आवाज में थोड़ी सावधानी झलक रही थी। अब तुम क्या कर रही हो? उस बेपरवाह अछूती सुंदरी को क्या हो गया? उसने चिढ़ाने वाले लहजे में कहा। तुम फिर से कोई खुराफात तो नहीं सोच रहे है ना? जब मेरी सोच इतनी आसानी से पकड़ी गई तो मैंने थोड़ा घबराते हुए जवाब दिया, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। उसने हल्की सी हंसी हंसी, लेकिन उसकी आवाज में एक खतरनाक धार थी। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो जियांग चेन, सच में तुम बहुत बुरे झूठे हो। मैं थोड़ा असहज दिखा और उसकी नजर से बचने के लिए मैंने अपना सिर थोड़ा दूसरी तरफ घुमा लिया। अचानक दरवाजे की तरफ से एक चीख सुनाई दी। तुम लोग सच में? वो फू यी थी। उसके बगल में जियांग येबाई खड़ा था, जिसका चेहरा सदमे से ऐंठ गया था। वो दोनों हक्के बक्के रह गए थे, अपनी आंखों को जोर जोर से मल रहे थे, जैसे कि जो वो देख रहे थे उस पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो। फू यी की कनपटी की नसें तेजी से फड़कने लगी। मेरी अनछुई सोने जैसी चाची, जो अंडरवर्ल्ड और बिजनेस की दुनिया दोनों पर राज करती है, वो सच में आचेन को 12वें फ्लोर तक ले आई और यहाँ तक कि उसे अपने बिस्तर पर सोने दिया। और वो कपड़े जो पूरे लिविंग रूम में बिखरे पड़े हैं, क्या सच में कल किसी ने मेरी चाची को कोई नशीली दवा दे दी थी? क्या वो खुद अपनी मर्जी से आचेन के साथ थी? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। किसी ने उन्हें जरूर कोई दवा दी होगी, और वो भी बहुत तेज वाली। जियांग येबाई इसके बारे में जितना सोचता गया उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया। जियांग चेन आखिर फू शुइंग के साथ कैसे सेट हो सकता है? अब तो मेरा पूरा प्लान ही बर्बाद हो गया और जियांग परिवार में मेरी हैसियत भी खतरे में है। जियांग येबाई ने हिम्मत जुटाई और फू शुइंग के बिस्तर की तरफ बढ़ा। इतने निजी माहौल में पकड़े जाने पर मैं पूरी तरह शर्मिंदा दिख रहा था। मैं झटके से सीधा होकर बैठ गया। जियांग येबाई ने कड़ा घूंट पिया और जानबूझकर फू शुइंग को मक्खन लगाने की कोशिश की। चाची, अगर आपको यही सब पसंद है तो मेरी तरफ देखिए ना, मैं जियांग चेन से कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। फू शुइंग का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया और उसके आसपास का तापमान जैसे एकदम गिर गया। वो घूमी और उसने साइड टेबल से एक बंदूक निकाली। उसकी नाल सीधे जियांग येबाई की तरफ तान दी। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी। दफा हो जाओ। जियांग येबाई, जो एक बिगड़ा हुआ नवाब था, उसने देश में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। डर के मारे उसकी टांगों ने जवाब दे दिया और वो सीधे फर्श पर गिर पड़ा। फू शुइंग ने बंदूक का हैमर पीछे खींचा। मैं भी बुरी तरह डर गया था। मेरा शरीर कांप रहा था और मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। देखने की हिम्मत तक नहीं हुई। उसने मेरे इस रिएक्शन को देखा और मुझे घूरा। फिर फू शुइंग ने दरवाजे पर जमकर खड़ी उस औरत की तरफ देखा। क्या तुम अपने आदमी को यहाँ से लेकर नहीं जाने वाली? फू यी तुरंत होश में आई। वो भागकर आगे बढ़ी। उसने जियांग येबाई का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गई। जैसे ही वो दोनों गायब हुए, कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। फू शुइंग के हाथ में अभी भी बंदूक थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं गोली न चल जाए। मेरी उंगलियां हल्की सी सिहर गईं। फू शुइंग ने तुरंत बंदूक को अलग रख दिया, उसे वापस साइड टेबल में डाल दिया। उसने मेरे चेहरे पर तनाव देखकर धीरे से मेरे गाल को सहलाया। उसके दिल में एक नरमी सी उमड़ आई। फू शुइंग, मैंने उसे धीरे से पुकारा। जब भी मैं उसका नाम इस तरह पुकारता था, वो कभी खुद को रोक नहीं पाती थी। उसके लिए ये सबसे जानलेवा आकर्षण था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुबह सुबह उसका मूड ऐसा होगा। बात ये थी कि कल रात ही हमारे बीच कई बार बेहद करीबी लम्हे बीत चुके थे। मैं शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से पूरी तरह टूट चुका था, एकदम थका हुआ। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे प्यार से नीचे दबा दिया। मेरे पास सब्र के साथ उसका साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं था। फू शुइंग मेरी हालत देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ? अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने त्योरियां चढ़ाई। मुझे इधर उधर घुमाना बंद करो, मैं कल रात से ही बहुत थक चुका हूँ। उसकी आंखों की चमक और गहरी हो गई, लेकिन उसने मुझसे जबरदस्ती नहीं की। ठीक है, अब मैं तुम्हें और नहीं चढ़ाऊंगी। फिर वो उठी। उसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे शावर लेने के लिए बाथरूम ले गई। फ्रेश होने के बाद, इस डर से कि कहीं मुझे ठंड न लग जाए, उसने खास तौर पर मेरे लिए एक ढीला ढाला सूती बाथरोब ढूंढा। उसने मेरी तरफ देखा। उसका लहजा गंभीर था। मेरे असिस्टेंट के मर्दों के कपड़े लेकर आने तक इंतजार करो। चलो पहले चलकर कुछ खा लेते हैं। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन सोचने लगा कि वो इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। अगर वो ऐसे ही करती रही तो मुझे सच में नहीं लगता कि मैं इसे संभाल पाऊंगा। फिर फू शुइंग ने खुद पहल की और किचन में काम में लग गई। मैं एक तरफ खड़ा होकर उसे देखता रहा। मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। खाना बनाते समय वो कितनी गंभीर लग रही थी, अपनी आम ठंडी और बेपरवाह छवि से बिल्कुल अलग। ऐसा लग रहा था जैसे मैं दो अलग अलग लोगों को देख रहा हूँ। मैं आगे बढ़ा और धीरे से उसके कंधे को थपथपाया। तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, बस नौकरों को करने दो। वो मेरी तरफ देखने के लिए घूमी। उसकी आंखों में एक मुस्कान थी। कोई बात नहीं, घर का बना हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। मेरे होठों पर सच में एक मीठी सी मुस्कान तैर गई। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और चुपचाप उसे दलिया निकालते हुए देखने लगा। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरे दिल का खालीपन भर गया हो, यहाँ तक कि मुझे अपने अंदर एक गर्माहट का एहसास हुआ। अचानक मेरे दिमाग में एक बेतुका ख्याल आया। ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत लंबे समय से एक शादीशुदा जोड़े की तरह साथ रह रहे हों। काश फू शुइंग बस एक आम इंसान होती। मैं अपने ही विचारों से चौंक गया और तुरंत अपनी जीभ की नोक को जोर से काटा, उस दर्द का इस्तेमाल करके खुद को होश में लाने के लिए। जब दलिया बन गया तो उसने सबसे पहले मुझे एक कटोरा परोसा। जल्दी से खाकर देखो, मैं पहली बार किसी और के लिए खाना बना रही हूँ।
जल्दी ट्राई करो। मैं अपने सामने रखे उस सफेद दलिये को देखता रहा। मेरे चेहरे पर घिन का भाव था। मुझे खाने में हिचकिचाते देखकर वो उलझन में मेरी तरफ मुड़ी। मैंने इस दलिये को ठंडे पानी से ठंडा कर दिया है, अब ये गर्म नहीं है। मैंने अनिच्छा से चम्मच उठाया और धीरे से उसे अपने मुंह तक ले गया। चावल का स्वाद मेरे मुंह में फैला। मुझे उल्टी करने का मन होने लगा। मैंने उल्टी की इच्छा को दबाने की पूरी कोशिश की और दलिये का वो छोटा सा हिस्सा निगलते हुए मेरी त्योरियां चढ़ गईं। ये देखकर कि मेरे लिए खाना कितना दर्दनाक था, उसने शक के साथ अपने दलिये का एक निवाला लिया। आखिर इसमें गड़बड़ क्या है? उस औरत का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने अपनी चम्मच नीचे रखी और गंभीरता से मेरी तरफ देखा। क्या तुम्हें एनोरेक्सिया, भूख न लगने की बीमारी या ऐसा ही कुछ है? मेरी सिकोड़ी हुई आंखें एक सेकंड के लिए चौड़ी हुई और फिर वापस वैसी ही हो गईं। हाँ, मुझे एनोरेक्सिया है। मैं बस एक सन की हूँ। आओ, मुझसे नफरत करो, मुझे साइको कहो, जैसे बाकी सब ने पास्ट में कहा था, और फिर मुझे बेरहमी से छोड़ दो। मेरे विचार तुरंत अनाथालय के दिनों में लौट गए। उस समय वहाँ के बड़े लोग हमेशा मेरे साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश करते थे, जब तक कि मैंने एक खूंखार कुत्ते की तरह बर्ताव नहीं किया और उस इंसान को बेरहमी से काट नहीं लिया जिसने मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की थी। उसके बाद से किसी ने मुझे छूने की हिम्मत नहीं की। बाकी बच्चों को नहीं पता था कि क्या हुआ था। उन्होंने सिर्फ बड़ों को ये कहते सुना था कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ, इसलिए वे भी मुझे चिढ़ाने में शामिल हो गए। वहाँ एक बड़ा लड़का था जो मेरी रक्षा करता था। वो मेरे कमजोर शरीर को दुख के साथ देखता था। आचेन पहले से ही इतना दुबला पतला है और तुम लोग उसे इतना परेशान कर रहे हो कि वो खाना तक नहीं खा पा रहा। उसने मेरे मुंह में एक बिस्किट ठूंस दिया और मुझसे प्यार से कहा, आचेन तुम बहुत पतले हो, मेरा दिल दुखता है। मुझे उसके शब्द याद थे। तब से मैंने मान लिया था कि मेरी देखभाल तभी की जाएगी जब मैं नहीं खाऊंगा। उस दिन के बाद से मैंने जानबूझकर अपनी डाइट पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जब मैं 12 साल का था तब से मैंने भरपेट खाना नहीं खाया था। लंबे समय तक डाइटिंग करने का नतीजा ये हुआ कि मुझे बिंज ईटिंग की बीमारी हो गई। पहले तो मैं खुद को कोसता था, बाद में मैंने जबरन उल्टी करना सीख लिया। कॉलेज में मेरे जो दोस्त बने उन सभी को लगा कि मैं बीमार हूँ और वे एक एक करके मुझे छोड़कर चले गए। अब फू शुइंग भी मुझे उन्हीं की तरह छोड़ देगी और मुझे पैरों तले रौंद देगी। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरी आंखें ठंडी और सुनसान हो गईं, लेकिन इसके बजाय उसने अपना चेहरा सख्त बनाए रखा। मेरे सामने से दलिया उठाया, एक चम्मच भरा और उसे मेरे होठों के पास ले आई। मुंह खोलो। मैंने जिद में अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसने जबरदस्ती चम्मच मेरे मुंह में ठूंसने की कोशिश की। मैंने अपने दांत कसकर भींच ली। वो गुस्से में भी थी और परेशान भी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द की एक झलक साफ दिख रही थी। ये सोचते हुए कि मैं अनाथालय में बिल्कुल अकेला कैसे पला बड़ा हूँ, उसकी आंखें सच में थोड़ी नम हो गईं। उसने एक गहरी सांस ली, गिरने वाले आंसुओं को दबाया, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी धमकी थी। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें अपने मुंह से खिलाऊंगी। मेरे अड़ियल चेहरे पर आखिरकार हिचकिचाहट का एक भाव आ ही गया। उसने राहत की सांस ली, दलिये का एक और चम्मच भरा और उसे मेरे होठों तक लाई। उसकी आवाज पुचकारने वाली थी, अच्छे बच्चे की तरह मुंह खोलो। लेकिन जैसे ही चावल की महक मेरी नाक से टकराई, मैंने जिद में अपना मुंह बंद ही रखा। फू शुइंग की आवाज कांप रही थी, ठीक है तुम नहीं खाओगे ना? अगले ही पल उसने सच में दलिया अपने मुंह में लिया और सीधे मुझे खिला दिया। चावल का स्वाद मेरे मुंह में फैल गया। मुझे इतनी घिन आ रही थी कि मैं उसे दूर धकेलना चाहता था, लेकिन इस तरह बदहवास और बेताब अंदाज में उसके जरिए खिलाए जाने पर मेरे दिल में सच में एक अजीब सी संतुष्टि की लहर दौड़ गई। उसने मेरी रुकावट को महसूस किया। उसकी आंखों में हैरानी और दर्द की एक चमक कौंधी और उसकी आवाज मध्यम पड़ गई, ठीक से खाना खाओ वरना मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी। लेकिन उसके शब्दों ने तुरंत मेरे गुस्से को भड़का दिया। मैंने अपना हाथ उठाया और मेज से कटोरे को फर्श पर पटक दिया। कटोरा चकनाचूर हो गया। डाइनिंग रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। उसकी काली आंखें एक ठंड पैदा करने वाला आभा बिखेर रही थी और वो मुझे बहुत गुस्से से घूर रही थी। मैं तुरंत संभल गया। मुझे उसकी छाती पर गोली का वो घाव याद आ गया। डर मेरी नस नस में फैल गया। उसने अचानक एक ठंडी तंज भरी हंसी हंसी और मुझसे रूखेपन से बोली, जियांग चेन मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छी रही हूँ, है ना? मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, उसकी तरफ देखने से मना करते हुए, लेकिन उसने जबरदस्ती अपने होंठ मेरे होंठों से दबा दिए। अब वो बिल्कुल भी नरम नहीं थी। मैं हैरान रह गया। मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया और वो फिर भी मुझे किस कर रही है। मेरे अंदर गहराई से उत्साह की एक लहर दौड़ गई। मैं तो ये भी चाहता था कि वो मुझे और गहराई से और जोर से किस करे। मुझे उसका यह गुस्सा प्यार का एक रूप लगा और मैंने उस पूरे को स्वीकार कर लिया। मुझे उसकी ये आक्रामकता पसंद आई, उसका ये अधिकार जताना पसंद आया और उसके किस तो मुझे और भी ज्यादा पसंद आए। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी प्रतिक्रिया को महसूस करते हुए वो एक सेकंड के लिए ठिठक गई, लेकिन मेरा दिल तुरंत खाली खाली सा महसूस करने लगा। जब मैंने देखा कि उसके होंठ धीरे धीरे दूर हट रहे हैं तो निराशा की एक लहर मुझ पर हावी हो गई। वो पक्का सोच रही होगी कि मैं पूरी तरह से कोई साइको हूँ। मैंने अपनी कड़वाहट को दबाया और खड़ा हो गया। मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरे माता पिता मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। मेरे आश्चर्य के लिए उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे खींचकर वापस बेडरूम में ले आई। मैं मन ही मन मुस्कुराया। माहौल पूरी तरह से खराब हो चुका है और वो अभी भी वही करना चाहती है। लेकिन अगले ही पल उसने मेरी तरफ एक बैग फेंका। मैं बिना किसी भाव के उसे घूरता रहा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने कहा, तुम इस तरह घर तो नहीं जाना चाहते?
है ना? या तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर वाले देखें कि तुमने उस रोप के नीचे बिल्कुल कुछ नहीं पहन रखा है? तभी मुझे एहसास हुआ कि उस बैग में वो कपड़े थे जो उसने मेरे लिए तैयार किए थे। मैंने बैग उठाया, मुड़ा और कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में चला गया। ये औरत वाकई बुरी नहीं है, लेकिन ये अरेंज मैरिज कोई मायने नहीं रखती। मुझे अपनी जिंदगी पर खुद नियंत्रण पाना होगा। जब हम लिफ्ट की तरफ बढ़े तो उसने अपना हाथ मेरे हाथ में डाल लिया। जैसे ही हम पहली मंजिल पर पहुंचे, नौकरों ने सम्मान से सिर झुकाया, लेकिन जैसे ही हम उनके पास से गुजरे, उनकी गपशप करती आंखें हम पर ही टिकी थीं। अरे देवा, बड़ी मिस फू असल में मिस ई के मंगेतर के साथ हैं। एक चाची अपनी भांजी के मंगेतर को चुरा रही है। कितना बड़ा स्कैंडल है। मिस फू ऐसा कर भी कैसे सकती हैं? उनकी फुसफुसाहट सुनते हुए बिना अपना भाव बदले मैं उसके पीछे पीछे कार में बैठ गया। जब ड्राइवर ने हमारे लिए दरवाजा खोला तो वो भी अपनी आंखों का सदमा छिपा नहीं पाया। कार का दरवाजा बंद हो गया और अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। मुझे लगा कि ये दम घोटने वाला सन्नाटा पूरे रास्ते रहेगा। हालांकि फू शुइंग अचानक बोल पड़ी, भले ही हम सर्दियों के संक्रांति तक अपना मैरिज सर्टिफिकेट न ले सकें, लेकिन हम अपनी सगाई की पार्टी पहले रख सकते हैं। वो पूरी दुनिया को ये बताना चाहती थी कि मैं फू शुइंग का आदमी हूँ। मैंने जल्दी से अपना सिर हिलाया। ऐसा मत करो। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और मेरी तरफ देखा। जहांग चेन, क्या तुम्हें मुझे मना करने के अलावा भी कुछ आता है? उसे गुस्सा होते देखकर मैंने जल्दी से सफाई दी, मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर मेरे क्लासमेट्स को पता चला कि मेरी तुमसे शादी हो चुकी है तो वो मुझे किसी अजीब अजूबे की तरह देखने लगेंगे। मैंने अचानक बोल दिया, तुम बहुत हाई प्रोफाइल हो, मुझे खुद पर लोगों का ध्यान खींचना पसंद नहीं है। इन शब्दों ने यकीनन उसे खुश कर दिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जैसे ही कार रुकी, मैं बाहर निकला और बिना पीछे देखे चला गया, इस डर से कि कहीं वो मुझे अचानक वापस न बुला ले। लेकिन जैसे ही मैंने हॉल में कदम रखा, जियांग येबाई की आवाज मुझसे टकराई, अपनी मंगेतर की चाची के बिस्तर में सो आए और अब जाकर तुम्हारा वापस आने का मन हुआ? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या फू शुइंग ने तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें एक तरफ फेंक दिया? मैं बस जल्दी से ऊपर जाकर अपना होमवर्क करना चाहता था। मैं उससे उलझना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं उसके बगल से निकलने लगा, जियांग येबाई पीछे से आया और उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम फू शुइंग की कार में वापस आओ? तुम जानबूझकर दिखावा कर रहे हो, है ना? मैं मुड़ा और उसका हाथ झटक दिया। उसने अविश्वास से मेरी नाक की तरफ उंगली उठाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं पूरी तरह से भौचक्का रह गया। ठीक उसी वक्त मम्मी और पापा दूसरी मंजिल से नीचे आए। जियांग येबाई ने तुरंत अपना स्वर बदल लिया। मम्मी, जियांग चेन मुझे परेशान कर रहा है। वो मुझे नकली कहकर मेरा मजाक उड़ा रहा है। जैसे ही मेरी माँ ने ये सुना, उन्होंने तुरंत सख्त चेहरा बनाया और मुझे डांटने लगी। ये बाई की शादी फूई से होने वाली है, अभी के अभी उससे माफी मांगो। मैं उस बात के लिए माफी नहीं मांगूंगा जो मैंने की ही नहीं। इतना कहकर मैं जाने के लिए मुड़ा, लेकिन पीछे से मेरे पापा की गरजती हुई आवाज आई। क्या तुम अपने माता पिता से ऐसे बात करते हो? तुम्हारी अभी फू शुइंग से शादी भी नहीं हुई है और तुम इतने घमंडी हो गए। मैं वहीं रुक गया और नफरत से उनकी तरफ देखने लगा। मुझे ऐसा बाप नहीं चाहिए। लेकिन तभी फू शुइंग की मुझे पॉरेज परोसने की तस्वीर अचानक मेरे दिमाग में कौंध गई। मेरे होठों पर ना चाहते हुए भी एक मीठी सी मुस्कान तैर गई। तुम अभी भी मुस्कुरा रहे हो? मेरे पापा की चीख ने मुझे चौंका दिया। उन्होंने मेरी नाक की तरफ उंगली उठाकर गाली दी। तुम अहसान फरामोश कीड़े, तुमने उस अनाथालय में यही सब बुरी आदतें सीखी हैं। जियांग परिवार में ऐसा विद्रोही बेटा पैदा ही कैसे हो गया? अनाथालय शब्द सुनते ही मेरे चेहरे की रंगत उड़ गई, लेकिन मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। इसके बजाय मैंने उकसाते हुए उनकी आंखों में देखा। मैं अब फू शुइंग का मंगेतर हूँ। मुझे नीचा दिखाकर आपका क्या फायदा होगा? मेरे पापा सन्न रह गए। तुम हरामी, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं बस इतना कहकर हंस दिया, जैसे कह रहा हूँ तो क्या। गुस्से से अगबबूला होकर उन्होंने सीधे कॉफी टेबल से गोल्फ क्लब उठाया और बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए मेरी तरफ झपटे। जैसे ही वो गोल्फ क्लब मेरे सिर पर लगने ही वाला था, रुको, मेरे पापा अभी भी चिल्ला रहे थे। किस अंधे बेवकूफ की हिम्मत हुई मुझे रोकने की? लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो कौन था तो डर के मारे उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनकी पकड़ ढीली हो गई और गोल्फ क्लब फर्श पर गिर गया। उसकी बर्फ जैसी ठंडी आंखें मेरे पापा पर टिकी थी। जियांग चेन मेरा मंगेतर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फू शुइंग के आदमी को हाथ लगाने की? मेरे पापा के पैर वहीं कांप गए। उन्होंने बार बार अपना सिर हिलाया। मेरी हिम्मत नहीं होगी, मेरी हिम्मत नहीं होगी, ये कहते हुए वो मदद के लिए मेरी तरफ मुड़े। आचेन, पापा तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जल्दी से मिस फू को समझाओ। मैंने एक ठंडी सी हुंकार भरी और उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए सीधे ऊपर चला गया। मेरे आश्चर्य के लिए फू शुइंग के चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान आ गई। गोल्फ क्लब का इस्तेमाल उस पर होना चाहिए जो पिटने के लायक हो। इतना कहकर वो मुड़ी और मेरे पीछे पीछे ऊपर आ गई। अगले ही सेकंड मेरे भाई जियांग येबाई की दर्द भरी चीखें नीचे से गूंजने लगी। इस बीच मैं अपने कमरे में वापस आ चुका था। मैंने अपना लैपटॉप खोला और अपने सबसे नापसंदीदा सब्जेक्ट एडवांस्ड मैथ्स को देखने लगा। मैं अपने चेहरे पर दर्द का भाव लिए रफ पेपर पर लिखे जा रहा था, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। अचानक एक हाथ ने मेरी गर्दन के पिछले हिस्से को छुआ। मैं डर के मारे सहम गया, तेजी से पीछे मुड़ा और तुरंत खड़ा हो गया। फू शुइंग, तुम अभी तक गई क्यों नहीं? उस औरत ने बस मेरा लैपटॉप बंद कर दिया और एक शैतानी मुस्कान दी। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। क्या तुम्हें
मेरी याद नहीं आई। मेरी पुतलियां अचानक फैल गईं और मेरे कान तुरंत लाल होकर जलने लगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे इस तरह देखकर उसके लाल होंठ और भी मुस्कुरा उठे। उसके मुलायम हाथों ने मेरी गर्दन को सहलाया, जिससे मेरे सिर के ऊपरी हिस्से तक सनसनी की एक लहर दौड़ गई। मैंने अनजाने में डेस्क के सामने वाली बड़ी खिड़की की तरफ देखा। मेरा दिल अचानक धक से रह गया। सामने वाली खिड़की में वाकई एक साया हिलडुल रहा था। मैं तुरंत घबरा गया और थोड़ी असहज आवाज में उससे बोला, सामने सड़क के पार कोई है और मेरे मम्मी पापा अभी भी नीचे हैं। लेकिन वो बस मेरे और करीब आ गई। उसकी खुशबूदार सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी, जिसमें एक हल्की सी मदहोश करने वाली महक थी। जियांग चेन, कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे नाराज मत करो, जल्दी बोलो। मैं एक पल के लिए रुका, फिर उसके पास झुका और उसके कान में फुसफुसाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस औरत की आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगी। चेन, मेरा नाम लो। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने भौहें सिकोड़ी और चुप रहा। खुश हुई। अगले ही सेकंड उसने पूरी तरह से अपना नियंत्रण खो दिया और जबरदस्ती मेरे होठों को किस करने लगी। वासना से भरी आवाज में उसने धीरे से पूछा, चेन, जब मैं तुम्हारे साथ ऐसा करती हूँ तो क्या तुम्हें अच्छा लगता है? मेरे कानों के ऊपरी हिस्से जलने लगे। मैंने तुरंत मना किया, नहीं, बकवास मत करो। लेकिन मेरे कान में एक हल्की सी हंसी गूंजी और उसने धीरे धीरे 3 शब्द कहे, लिटिल परवर्ट। मेरे शरीर का सारा खून तुरंत मेरे सिर की तरफ दौड़ा और मेरे कान बेहद गर्म महसूस होने लगे। फिर भी एक गुप्त खुशी की झलक मेरे होठों पर आए बिना न रह सकी। इस बीच दरवाजे के बाहर जियांग गिबाई का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। पूरे 2 घंटे हो चुके थे। वो गुस्से में जल रहा था। जैसे ही उसने अपनी मंगेतर के बारे में सोचा, उसे इतनी घुटन महसूस हुई कि लगा जैसे वो खून की उल्टी कर देगा। उसने अपना फोन निकाला और सीधे उस कातिलाना फिगर वाली डांसर को मैसेज किया, बेब, आज रात मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खुला छोड़ दूंगी। कमरे के अंदर पहुंचकर मुझे अचानक याद आया कि मैंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। कल क्लास शुरू होने से पहले इसे जमा करना है। मैं हड़बड़ी में डेस्क पर बैठ गया। फू शुइंग खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सकी। वो मेरे ठीक बगल में बैठ गई। उसने मुड़े तुड़े रफ कागजों का वो ढेर उठाया और उससे मुझे हवा करने लगी। उसकी आवाज बेहद दिलकश थी। चेन, क्या तुम मुझ पर पैदा हो गए हो? मैंने बस अपने होंठ सिकोड़ कर एक मुस्कान दी और चुप रहा। हालांकि मेरी इस चुप्पी ने शायद उसे पूरी तरह से भड़का दिया। बोलो, तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? मेरे होंठों की मुस्कान और गहरी हो गई। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर बड़े प्यार से उसके चेहरे को सहलाया। ऐसा लगा कि वो एक बार फिर अपना आपा खो चुकी थी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। अगले ही पल उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज कांपने लगी। कहो कि तुम मुझे पसंद करते हो। वो लगभग दहाड़ते हुए बोली, तुम कह क्यों नहीं रहे? कहो ना। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके उस निशान को बड़े प्यार से सहलाया और पूरे एहसास के साथ उसका नाम पुकारा, श्विंग फू श्विंग। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। ऐसा लगा जैसे वो किसी चीज से डर गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। आई एम सॉरी, मैं अभी कुछ ज्यादा ही उग्र हो गई थी। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मैंने अपनी आंखें खोली, उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और अपना सिर न में हिलाया। कोई बात नहीं। फिर मैंने हाथ आगे बढ़ाया, उसके गालों को अपने हाथों में लिया और पहल करते हुए उसके होठों को चूम लिया पूरे 3 सेकंड के लिए। जब तक मैंने यह नहीं कहा कि मुझे जल्दी से अपना होमवर्क खत्म करना है, तब तक वो बेमन से मुझसे अलग नहीं हुई। लेकिन वह फिर भी शांत बैठने वालों में से नहीं थी। जब मैं लिख रहा था तो वह हाथ बढ़ाकर मेरे गाल खींचने लगती। मैंने उसे अनदेखा कर दिया तो वह खुद को मेरे गाल पर किस करने से रोक नहीं पाई। आखिरकार मैंने उसे एक खींच भरी नजर से देखा। एक सहमी हुई छोटी लोमड़ी या खरगोश की तरह उसका दिल पिघल गया और वह वाकई फिर से आगे झुकी। उसने एक बार फिर मेरे गाल पर बड़े प्यार से किस किया और अपनी ठुड्डी मेरे कंधे पर टिका दी। गणित का ऐसा कौन सा सवाल है जो तुम्हें हल करने में इतना समय लग रहा है? उसने मेरा हाथ पकड़ा और रफ कागज पर बड़े प्यार से उंगली फिराते हुए बोली, ध्यान से देखो, जब ये हो जाए तो जाकर थोड़ा आराम कर लेना। मुझे मानना पड़ेगा, फू शुइंग वाकई बहुत शानदार है। उसके समझाने की वजह से मैं उस सवाल को तुरंत समझ गया जो मुझे लंबे समय से उलझा रहा था। मैंने अभी अभी अपना जवाब सबमिट ही किया था और कंप्यूटर बंद करने का समय भी नहीं मिला था कि स्टैक। उसने लैपटॉप को जोर से पटक कर बंद कर दिया। मैडम, ऐसा करना कंप्यूटर के लिए बहुत बुरा है। लेकिन उसने बस मेरी ठुड्डी के नीचे अपनी उंगली लगाई और छेड़ते हुए लहजे में बोली, तुम मुझसे शादी करने वाले हो? क्या तुम वाकई एक लैपटॉप की चिंता कर रहे हो? मैं मन ही मन हंसा। भला कौन तुमसे शादी करना चाहता है? मेरे विचारों को भांपते हुए उसके नरम होंठ बड़े प्यार से मेरे गाल से छुए। मैं सहज रूप से पीछे हटा, लेकिन उसने इस मौके का फायदा उठाकर सीधे मेरी बाहों में जगह बना ली। तो बताओ, तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? मैंने अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया और जवाब देने से मना कर दिया। लेकिन उसकी आवाज अचानक तेज हो गई। बताओ, तुम कहने वाले हो या नहीं? मैं थोड़ा निशब्द हो गया। प्लीज मैडम, हम सिर्फ कल ही तो मिले थे। किसे पता था कि वह सच में गुस्सा हो जाएगी। जियांग चेन, हम 2 महीने पहले मिले थे, हवेली के स्टडी रूम में। स्टडी रूम। मेरी यादें तुरंत 2 महीने पहले की बात में खो गईं। वो पहली बार था जब मैंने फू शुइंग को देखा था। उस समय मेरे पिता मुझे घुमा रहे थे और एक एक करके फू परिवार के बड़ों का अभिवादन करवा रहे थे और फू शुइंग डेस्क पर बैठी थी। वो बहुत ठंडी और अलग थलग दिख रही थी। उससे एक ऐसा एहसास झलक रहा था मानो उसके पास पहुंचना नामुमकिन हो। मेरे पिता ने मुझे उसके पास ले जाने की हिम्मत तक नहीं की। उन्होंने बस मुझसे मेरी मंगेतर फू यी को ढूंढने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही मैं फू यी के कमरे में पहुंचा, मैंने देखा कि वह झांग येबाई के साथ बहुत शिद्दत से रोमांस कर रही थी। मैं चुपचाप छिपने के लिए बगीचे की तरफ भाग गया।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक मैं एक शांतिपूर्ण जिंदगी जी सकता था, मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि मैं किससे शादी करूं। ये अनाथालय में रहने से तो फिर भी बेहतर था। वैसे भी मुझे नखरे दिखाने का कोई हक नहीं था। लेकिन ठीक आधे घंटे बाद मेरे पिता ने अचानक मुझे फोन किया। उनकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। पता चला कि फुशविंग ने अपना काम खत्म किया और खिड़की के पास खड़ी हुई तो वो वाकई मुस्कुराई थी। मेरे पिता को लगा कि ये जिंदगी में एक ही बार मिलने वाला मौका है और उन्होंने मुझे तुरंत ऊपर जाने के लिए कहा। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। मैं अभी अभी गिरा था और मेरी पैंट पर कीचड़ के छींटे लगे हुए थे। मैंने सुना था कि उसने पहले भी लोगों को मारा है और वो हमेशा अपने पास बंदूक रखती है। क्या वो मुझे मौके पर ही गोली मार देगी? मैं स्टडी रूम के दरवाजे तक घसीटते हुए पहुंचा। मुझे डर से कांपता देखकर मेरे पिता ने मुझे नाकारा होने के लिए डांटा और सीधे फुशविंग के सामने खींचकर खड़ा कर दिया। पीछे से आ रही रोशनी में वो एक बेदाग देवी जैसी लग रही थी। मैंने अपना सिर नीचा रखा, उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। अगले ही पल मेरे पिता ने मेरी बाह को जोर से छुटकी काटी। बदमाश, विश करो उन्हें। मैंने जल्दी से उसकी तरफ देखा और फिर तुरंत अपना सिर झुका लिया। मम्मी फू, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस सन्नाटे ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मुझे बिना कपड़े बदले उससे मिलने आने पर पछतावा हुआ। मैं उसके होठों की हल्की सी मुस्कान को पूरी तरह से देखना भूल गया। आखिरकार मेरे पिता ने एक माफी भरी मुस्कान बिखेरी और मुझे स्टडी रूम से बाहर खींच लाए। मैं ठंडे पसीने से लथपथ था। डरे हुए लहजे में मैंने अपने पिता से पूछा, क्या मैंने मिस फू को नाराज कर दिया? लेकिन मेरे पिता ने बस एक ठंडी सांस भरी। उसने तुम्हें दफा होने के लिए नहीं कहा। इसका मतलब है कि उसने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। अब से बेहतर होगा कि तुम फू परिवार के दामाद के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ दो। ये सुनकर मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। वह उसके बारे में मेरी पहली छाप थी, डर और शर्मिंदगी से भरी हुई। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि 2 महीने बाद मैं सच में इस औरत से शादी करने की तैयारी कर रहा हूँ। ये पूरी स्थिति बेहद बेतुकी थी। मैंने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया, सीधे उसकी आंखों में देखा और बड़ी सहजता से झूठ बोला। मुझे 2 महीने पहले की कोई बात कैसे याद रह सकती है? जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, माहौल तुरंत जमसा गया। उसके आसपास की हवा भयानक रूप से भारी हो गई। उसका छोटा सा चेहरा गुस्से से सूज गया और उसकी आंखों में फिर से वही भयानक रूप आ गया जो हमारे पहली बार मिलने पर था। किसी राजा या शेर का साथ निभाना मौत के साथ खेलने जैसा होता है। मेरे दिमाग में बस यही एक जुमला रह गया था। अब अगर मैं भागना भी चाहता तो नहीं भाग सकता था। मैं अभी के लिए बस उसे पुचकार कर बहला सकता था। एक बार जब मेरे लिए उसकी ये नई नई दिलचस्पी खत्म हो जाएगी तो मैं यहाँ से 9-2-11 हो जाऊंगा। मैंने फैल करते हुए उसके माथे को चूमा। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि मैं बस बेमन से उसकी चापलूसी कर रहा था, फिर भी वो उसमें खो गई। तभी मेरी आंख के कोने से मैंने आधे खुले दरवाजे के बाहर एक इंसान की छाया देखी। मेरी पुतलियां अचानक फैल गईं। वह झांग ही बाई था। उसकी आंखें जलन और गुस्से से भरी हुई थी और वह टकटकी लगाए हमें ही घूर रहा था। वो वहाँ कितनी देर से खड़ा था। उसे खुश करने की मेरी सारी हताश कोशिशें उसने देख ली थी। काश मैं अपना सिर टोफू के टुकड़े में मारकर जान दे पाता। लेकिन अगले ही पल एक दुबली पतली औरत उसके पास आई और उसे दरवाजे से दूर खींच ले गई। वो औरत फू यी नहीं थी। अचानक बगल के कमरे से अश्लील आवाजें आने लगी। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और हम दोनों एक साथ हंस पड़े। आधे घंटे बाद बगल के कमरे का शोर बंद हो गया। इस तरह उसके साथ उलझे रहने से मैं भी पूरी तरह थक चुका था। मेरे दिल में अजीब सी संतुष्टि का एहसास जागा। लेकिन मैं अचानक सच्चाई में वापस लौट आया। इससे पहले कि वो मुझसे ऊब जाए ज्यादा समय नहीं बचा था। मुझे इस प्रक्रिया को तेज करना था। औरतें सबसे जल्दी किस तरह के मर्द से ऊबती हैं? उस मर्द से जो उन्हें खुश करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। इसलिए मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, श्विंग फू श्विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसका शरीर अचानक अकड़ गया। अगले ही पल उसने सीधे मेरी तरफ घूरा। उसकी आंखों में कोई भी पढ़े जाने योग्य भाव नहीं थे। सच में मैंने इस नाटक को पूरी तरह निभाने का फैसला किया। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसका पूरा ढर्रा नरम पड़ गया और उसकी आवाज में अभूतपूर्व ईमानदारी थी। आचेन, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मुझसे झूठ मत बोलना और बस मेरा दिल रखने के लिए बातें मत बनाओ। अपनी बाकी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताओ, ठीक है? मैं एक पल के लिए सुन्न हो गया, ये सोचते हुए कि वह शायद बस उस पल के जोश में बह गई थी। इसलिए मैंने भी बात आगे बढ़ाते हुए सिर हिला दिया। ठीक है, मैं अपनी बाकी पूरी जिंदगी सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। उसने खुद को मेरे और करीब भींच लिया। बस ऐसे ही उसे थामे हुए मुझे नींद आ गई। अगली सुबह जैसे ही अलार्म बजा मैं तुरंत उठ बैठा। सुबह 10 बजे मेरी क्लास थी और मैं देर नहीं कर सकता था। फू श्विंग अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उसका आमतौर पर अलग थलग रहने वाला छोटा सा चेहरा अब बेहद शांत दिख रहा था और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो इतनी शांत लग रही थी कि वह अपने आम ठंडे मिजाज जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। मैंने जल्दी से अपने कपड़े बदले, अपना कैनवास बैग कंधे पर टांगा और आखिरी बार उसे देखा। मेरे दिल में बेमन से जाने की एक अनजानी सी टीस उठी, लेकिन मैंने जल्दी से उसे दबा दिया। मैं मुड़ा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, लेकिन मुझे अपने रास्ते पर चलना था। मैं किसी के साथ बंध कर नहीं रहना चाहता था। इस बीच धूप और तेज हो गई, जिससे फू श्विंग की आंखें
आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसने सहज रूप से अपने पास की जगह को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह खाली थी। उसका दिल अचानक खालीपन से भर गया और उसके अंदर एक अकथनीय नुकसान का एहसास जाग उठा। इन सभी सालों में फू शुइंग ने अपने सच्चे एहसासों को छुपाने के लिए हमेशा अपने अलग थलग रहने के अंदाज का इस्तेमाल किया था, लेकिन असलियत में वह किसी भी अन्य व्यक्ति से ज्यादा प्यार की भूखी थी। कल रात के मेरे आई लव यू कहने तक ही सालों से उसका ठंडा और अकेला पड़ा दिल आखिरकार सही मायनों में तृप्त महसूस कर पाया था। वो उठी और बाथरूम में चली गई। सिंक पर उसने टॉयलेटरीज का एक नया सेट देखा। उसकी नजर हल्के गुलाबी रंग के टूथब्रश पर पड़ी, जिस पर छोटा सा खरगोश बना हुआ था। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसे पता था कि मैंने ये सब खास तौर पर उसी के लिए तैयार किया था। उसने टूथब्रश उठाया, उस पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाया और कुल्ला करने के लिए पानी भरने के लिए मैचिंग बनी कप उठा लिया। उसकी उंगलियां कप के किनारे से हल्की सी छुईं और अचानक बिना किसी वजह के उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बीती रात की तस्वीरें उसके दिमाग में कौंधने लगीं। उसकी भावनाएं थोड़ी उथल पुथल हुईं, पर उसने अपने मन को संभाला। जल्दी से मुंह धोने के बाद उसने तौलिया निचोड़ा और वापस उसकी जगह पर टांग दिया। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और खुद पर ही तंज कसते हुए हंस पड़ी। सोचने वाली बात है कि मैं खुद जैसी रही ही नहीं, सब एक आदमी की वजह से। तभी उसे अचानक याद आया, वह दरअसल कल अचेन को रिंग की शॉपिंग कराने के लिए आई थी, लेकिन रास्ते में जियांग के पिता से टकरा गई, जो हाथ में गोल्फ क्लब लिए उसे मारने ही वाले थे। उस वक्त तो उसे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन यह सोचकर कि अचेन एक अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ है और वह परिवार के प्यार के लिए बुरी तरह तरस रहा था, उसने जबरदस्ती अपने गुस्से को दबा लिया। फिर जब कल रात उसने खुद मेरे मुंह से सुना कि मैं उसे प्यार करता हूँ, तब जाकर उसे अचानक सच में मेरे साथ एक घर बसाने की इच्छा हुई, एक ऐसा घर जो सिर्फ हमारा हो। उसने कंपनी जाने का अपना इरादा बदल दिया। उसे अब सबसे पहले मुझे ढूंढना था, रिंग खरीदनी थी और सुकून की सांस लेने से पहले उसे मेरी उंगली में पहनाना था। लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरी, उसने सीढ़ियों के नीचे मेरे माता पिता को देखा। वे दो दरबानों की तरह वहाँ खड़े थे, अदब से इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरों पर एक चापलूसी भरी मुस्कान थी। मिस फू, हमने आपके लिए नाश्ता तैयार कर दिया है। उसे घिन की एक लहर महसूस हुई, लेकिन मेरे खातिर उसने एक सैंडविच उठाया और जाने के लिए मुड़ गई। उसके पीछे मेरे माता पिता सच में उसके जाते हुए कदमों के आगे झुक गए। अपना ख्याल रखिएगा मिस फू, कृपया फिर आइएगा। बाहर ड्राइवर ने पहले से ही कपड़ों का एक नया सेट तैयार कर रखा था और चुपचाप दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। आपकी सैलरी 3 गुनी कर दी गई है। ड्राइवर तुरंत खुशी से झूम उठा। आपका बहुत फिर धन्यवाद मिस फू। हालांकि उसका अगला वाक्य ड्राइवर से ये कहना था कि गाड़ी मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ ले चले। सुबह मेरी पी की क्लास थी और मुझे बेसिक बास्केटबॉल कोर्स मिला था। इससे भी बुरी बात ये थी कि पी टीचर मुझे घसीटकर क्लास ग्रुप परफॉर्मेंस की रिहर्सल में ले गई। जिस इंसान को मैं सबसे ज्यादा जानता था, वो हमारी क्लास की यूथ लीग सेक्रेटरी जो शान थी। उसे अपना संतुलन बनाने के लिए मेरे घुटने पर पैर रखना था, मेरे हाथ का सहारा लेना था और फिर मेरे बगल में बने ऊंचे प्लेटफॉर्म पर मजबूती से खड़े होना था, क्योंकि हम दोनों हमेशा रोबोट की तरह बिना किसी भाव के दिख रहे थे। टीचर मौके पर ही गुस्सा हो गई। उसने रिहर्सल रुकवा दी और हमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया। तुम दोनों 3 मिनट तक एक दूसरे की आंखों में देखो, पहले थोड़ी केमिस्ट्री बनाओ। पूरी क्लास तुरंत ठहाके मारकर हंस पड़ी। जैसे ही जो शान और मेरी नजरें मिली, हम भी हंस पड़े। टीचर बहुत गुस्सा थी, लेकिन हम जितना अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते, उतना ही हमें और हंसी आती। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रिहर्सल रूम के ठीक बाहर एक रोल्स रॉयस चुपचाप खड़ी थी। पीछे की सीट पर फू शुइंग मुझे घूर रही थी, जैसे आंखें ही फाड़ डालेगी। उसने अपनी आंखों से देखा कि मैं दूसरी लड़की के साथ लिफ्टिंग वाली रूटीन कर रहा था और मुझे उस लड़की को देखकर मुस्कुराते हुए देखा। उस पल वो गुस्से से कांप रही थी। उसका बेपरवाह चेहरा इतना ठंडा था कि पानी को भी बर्फ जमा दे। अभी मैं खुशी खुशी हंस ही रहा था कि अचानक मुझे एक बर्फीली घूरने का एहसास हुआ। मैंने झटके से सिर उठाकर उस तरफ देखा। जिस पल हमारी नजरें मिली, मेरे चेहरे की मुस्कान पूरी तरह जम गई। फू शुइंग वो सच में उस कार में थी। अगले ही पल मैंने बेबसी से देखा कि उसने एक बंदूक निकाली। उसकी काली नली मेरे बगल में खड़ी, जो शान पर सीधी तनी हुई थी। तेज सनसनाहट के साथ मेरा दिमाग सुन्न हो गया। सहज रूप से जो शान के आगे आ गया और फू शुइंग को चेतावनी भरी नजर से देखा, लेकिन वह बस तंजिया मुस्कुराई। ये सच में मेरे खिलाफ जाकर दूसरी औरत के लिए खड़ा हो रहा है। सोचने का वक्त नहीं था। मैं दौड़ कर गया, कार का दरवाजा झटके से खोला और अंदर बैठ गया। बंदूक अभी भी बाहर तनी हुई थी। मेरी आवाज कांप गई। फू शुइंग, बंदूक नीचे करो। उसने बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस मुझे घूरती रही। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे क्योंकि मैंने सावधानी से उसकी कलाई पकड़ी और बंदूक को नीचे करने की कोशिश की। मिन्नत और चापलूसी भरे लहजे में मैंने धीरे से पुकारा, पत्नी, लेकिन उसने बंदूक का हथा धीरे से मेरी ठुड्डी पर दबा दिया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अब भी हिम्मत है मुझे अपनी पत्नी बुलाने की। मेरी त्वचा से लगता वो बर्फीला एहसास। मैं इतना डर गया था कि मेरी सांस अटक गई। फू शुइंग, मुझसे गलती
गलती हो गई, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। पहले शांत हो जाओ। भगवान जाने मैंने क्या गलत किया था, लेकिन इस वक्त मुझे उसे शांत करना ही था। किसे पता था कि वो पूरी तरह से आपा खो देगी। मेरा मंगेतर दूसरी औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है और तुम मुझसे शांत रहने को कह रहे हो। उसने बंदूक एक तरफ फेंक दी और सीधे मेरी गोद में बैठ गई। उसके कदम आक्रामक और गुस्से से भरे थे। मैं घबरा गया। यहाँ नहीं, मेरे सहपाठी ठीक बाहर हैं। प्लीज, मैं बस मन लगाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ, शांति से ग्रेजुएट होना चाहता हूँ और एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता हूँ। लेकिन फू शुइंग के आने ने मेरी सारी शांति छीन ली थी। मुझे लगा कि मेरी गरिमा को बेरहमी से कुचला जा रहा है। जैसे ही वो धीरे से और करीब झुकी, मेरी आवाज बैठ गई। फू शुइंग, मुझे जाने दो, मैं अब तुमसे शादी नहीं करना चाहता। उसकी आवाज ठंडक से कांप उठी। फिर से कहो। मैंने अपनी बची कुची पूरी ताकत लगाकर एक एक शब्द चिल्लाकर कहा। मैं ये सगाई तोड़ना चाहता हूँ। ये प्यार नहीं है, ये एक पिंजरा है। ये दम घोंटने वाला पागलपन है। आसमान में अंधेरा छा गया और मेरा दिल बिल्कुल डूब गया। मेरा दिल धीरे धीरे और ठंडा होता गया। मेरी रक्षात्मक दीवारें पूरी तरह से ढह गईं। फू शुइंग, मैं इस जन्म में तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा। मैं सुन्न होकर खिड़की के बाहर घूरता रहा, लेकिन उसने अचानक मुझे कसकर गले लगा लिया। अगले ही सेकंड मेरी पीठ पर गर्म तरल की एक बूंद गिरी। मैं सन्न रह गया। फू शुइंग रो रही थी। मैंने शक से अपनी आंखें सिकोड़ी, ये सोचकर कि ये सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन मैं साफ महसूस कर सकता था कि वो बेतहाशा अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे आखिरी हद तक धकेल दिया था। उसका दिल धीरे धीरे ठंडा हो रहा था और उसकी आंखों की चमक गायब हो रही थी। वो एक बेबस बच्चे की तरह अपनी सिसकियां दबाते हुए रोई, लेकिन मुझे जो महसूस हुआ वो सिर्फ बेहद थकान थी। वो मेरे साथ एक परिवार बसाना चाहती थी, अपनी बाकी की जिंदगी एक साथ बिताना चाहती थी, लेकिन मैं तो बस हमेशा भागना चाहता था। क्या मैं ही था जिसने उसके साथ गलत किया, या वह खुद बहुत ज्यादा सनकी थी? उसने मुझे कसकर पकड़े रखा। मैंने उसकी आंखों में कल रात की नजाकत की एक झलक देखी, लेकिन यह सब बस बेहद विडंबनापूर्ण लगा। अचेन, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती और मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। मैंने अपनी बेकार की जिद छोड़ दी। क्या भगवान ने मुझे इसीलिए बनाया था, सिर्फ इसलिए कि मैं इस सारे टॉर्चर को सहूं? तभी फू शुइंग की आवाज शांत हो गई, जिसमें एक ऐसी नरमी थी जो मिन्नतें करने के करीब थी। अचेन, चलो मैं तुम्हें रिंग दिलाने ले चलती हूँ। चलो झगड़ना बंद करते हैं, चलो अलग नहीं होते, ठीक है? मैं तंजिया हंस पड़े बिना नहीं रह सका। क्या इस तरह के जुनून और पागलपन को प्यार कहलाने का हक भी है? सिर्फ एक रात साथ बिताने के बाद मुझसे प्यार का दावा करना? अगर प्यार सच में इतना आसान होता तो पिछले 20 सालों में मुझसे कभी किसी ने प्यार क्यों नहीं किया? यहाँ तक कि मेरे सगे माता पिता ने भी कभी मेरे साथ सच्चे प्यार से बर्ताव नहीं किया। मेरा दिल पूरी तरह से जम चुका था। मेरे दिमाग में चुपके से एक मजाकिया और कड़वा ख्याल आया। मैं देखना चाहता था कि इस औरत का मेरे प्रति यह जुनून आखिर कब तक टिकता है। मैंने अपना गला साफ किया। मेरी आंखें गहरी हो गईं और मैंने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, ठीक है। उसका शरीर अकड़ गया। वो साफ तौर पर हैरान रह गई थी। उसने मेरी बांह कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में अविश्वास और हैरानी तैर गई। सच में? मैंने उसे एक हल्की बेपरवाह मुस्कान दी। मेरी आंखें मजाक से भरी थी। सच में? वो तुरंत मेरे झूठे वादे में खो गई। उसकी अक्ल ने उसे चेताया भी कि यह सच नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसने इस पर भरोसा करना चुना। ड्राइवर तुरंत समझ गया। कार फौरन चालू हो गई और सीधे हाई एंड मॉल की तरफ बढ़ गई। वीआईपी रूम के अंदर फू शुइंग ने प्यार से अपना हाथ मेरी बांह में डाला। उसका अंदाज बेहद नाजुक था। मैं एक बेजान पुतले की तरह था जो उसे सब कुछ अरेंज करने दे रहा था। वो बहुत अच्छे मूड में थी, ध्यान से रिंग्स चुन रही थी। उसने मेज पर एक ब्लैक कार्ड तक पटक दिया। क्या आपके पास इससे कुछ बेहतर है? स्टाफ ने उसे पहचान लिया और जल्दी से अपने सभी टॉप टियर लग्जरी डिजाइन्स बाहर ले आए। मिस फू, हमारे सभी सबसे बेहतरीन डिजाइन्स यही हैं। फू शुइंग ने एक हल्की सी सांस ली, मेरी तरफ देखा और बड़ी नजाकत से बोली, तुम्हें कौन सी पसंद है बेबी? मैंने अपना हाथ उठाया। मेरी उंगलियों ने उसकी कॉलर बोन को हल्का सा छुआ। पत्नी, मुझे ये सब चाहिए। मैं उसे परेशान और शर्मिंदा देखना चाहता था, लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए वो इसके बजाय संतुष्ट होकर मुस्कुराई। उसने सीधे स्टाफ को ऑर्डर दिया, इन सबको पैक कर दो। मेरी आवाज गले में ही अटक गई। मेरी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। जैसे ही मैं मुड़ने ही वाला था, उसने मुझे धीरे से धक्का देकर सोफे पर बिठा दिया। स्टाफ तुरंत समझदारी से वीआईपी रूम से बाहर निकल गया और पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उसकी तरफ नीचे देखा। मुझे अचानक एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। क्या वो कुछ पागलपन करने जा रही है? इससे पहले कि मैं कोई रिएक्शन दे पाता, उसके होंठ मेरे होंठों पर एक जुनूनी किस के साथ जम गए, जो उसकी पहले की परेशानी से बिल्कुल अलग था। ये किस हद से ज्यादा नाजुक और कोमल था। मैंने हैरानी में अपनी आंखें फाड़ लीं और बेसुध होकर उसकी तरफ ताकने लगा। हम एक दूसरे के इतने करीब थे कि मुझे उसकी लंबी घनी पलकें तक साफ नजर आ रही थी। अंडरवर्ल्ड और बिजनेस की दुनिया दोनों पर राज करने वाली फू शुइंग इस वक्त अपनी पूरी जान लगाकर मुझे किस कर रही थी, मानो किसी खोए हुए खजाने को सहेज रही हो जो उसे आखिरकार वापस मिल गया हो। उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगी और एक कमजोर रूंधी हुई आवाज में उसने धीरे से मेरा निकनेम पुकारा, चेन। चलो अब बाकी पूरी जिंदगी कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते, ओके? ठीक उसी के बाद स्टेज पर खड़ी उस लड़की की तस्वीर फू शुइंग के दिमाग में कौंध गई। वह लड़की आचेन की ही उम्र की थी, एकदम साफ सुथरी और तरोताजा। वे दोनों सच में साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। ये विचार आते ही उसके दिल में इनसिक्योरिटी की एक अचानक लहर दौड़ गई। आचेन मुझे पसंद नहीं करता। क्या इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि मैं उससे उम्र में बहुत बड़ी हूँ? जितना वो इस बारे में सोचती उतना ही उसे कड़वापन महसूस होता।
लेकिन अगले ही पल उसे ये सब बेतुका लगा। मैं हजारों लोगों द्वारा पूजी जाने वाली एक ऐसी देवी हूँ जिसे कोई छू भी नहीं सकता और मैं किसी मर्द के लिए असुरक्षित महसूस करूंगी। ये बेहद फालतू बात है। मैंने उसके रुकने पर गौर किया, अनजाने में अपनी आंखें खोली और नीचे देखा तो मेरी नजर उसकी लाल पड़ी आंखों से मिली। मैंने त्योरियां चढ़ा ली, क्या ये औरत फिर से अपनी भावनाओं पर से नियंत्रण खोने वाली है? उसके इस बेसुधपन का फायदा उठाते हुए मैं सोफे से उठ खड़ा हुआ। वो बस चुपचाप ऊपर देखते हुए मुझे घूरती रही, बिना एक शब्द कहे। मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। अपने बिखरे हुए बालों को जल्दी से ठीक करते हुए और उसकी आंखों में देखने की हिम्मत न जुटा पाते हुए मैंने फटाफट एक बहाना बनाया, मुझे वापस कॉलेज जाना है, मेरी शाम की सेल्फ स्टडी है। अगर मैंने अटेंडेंस नहीं लगाई तो वे मेरे क्रेडिट्स काट लेंगे। फू शुइंग के होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो उठी, उसने मेरी कलाई पकड़ी और हम वीआईपी रूम के दरवाजे की तरफ चल दिए। एक के बाद एक स्टाफ ने दरवाजा खोला और अंदर आए। मिस फू, आपके मंगवाए हुए रिंग्स पैक हो चुके हैं, हम जल्द ही किसी को भेजकर वे आप तक पहुंचा देंगे। उसने एक हल्की सी हुंकारी भरी, मेरे हाथ की तरफ देखा और फिर स्टाफ से कहा, इसे पहले पहनने के लिए एक चुन्ने दो। मेरे सामने पुरुषों की हीरे की अंगूठियों की पूरी एक कतार सजा दी गई। उनके डिजाइन बहुत भव्य थे लेकिन हद से ज्यादा भड़कीले थे। मैंने जल्दी से उन पर नजर दौड़ाई। ये अंगूठियां जरूरत से ज्यादा दिखावटी हैं। अगर मैं इनमें से एक भी पहनकर कॉलेज गया तो पक्का सबका ध्यान मुझ पर ही टिक जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैंने तरह तरह के डिजाइनों के बीच ध्यान से ढूंढा और आखिरकार मुझे पुरुषों की दो सादी चांदी की बैंड रिंग्स दिखाई दी। उनका डिजाइन सिंपल, शांत और सादगी भरा था, रोज पहनने के लिए एकदम सही। जैसे ही मैंने उस जोड़े की तरफ इशारा किया, मेरे होठों के कोने हल्के से मुस्कुरा उठे। फू शुइंग ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि मैं कोई सादी मेटल की रिंग चुनूंगा, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये इतनी ज्यादा सिंपल होगी। पर चूंकि मुझे वो पसंद आ गई थी इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वैसे भी उसे खुद भी ज्यादा तड़क भड़क पसंद नहीं थी। अब और कुछ भी कहने का कोई मतलब न देखकर स्टाफ मेंबर तुरंत वे दो सादी चांदी की अंगूठियां उठा लाई। उसने उनमें से एक उठाई और बड़े प्यार से मेरी रिंग फिंगर में पहना दी। इससे मेरी उंगलियां लंबी और साफ सुथरी दिखने लगी। वह खुद को रोक न सकी और धीरे से मेरे हाथ के पिछले हिस्से को सहलाया। उसकी नजरें थोड़ी नरम पड़ गईं, जिनमें एक अनकही उम्मीद झलक रही थी। उसने बॉक्स में बची हुई दूसरी अंगूठी की तरफ देखा और धीमे से बोली, इसे मुझे पहनाओ। मुझे शाम की पढ़ाई के लिए कॉलेज पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैंने और मना नहीं किया। मैंने वह चांदी की अंगूठी उठाई और धीरे से उसकी उंगली में पहना दी। मैंने नीचे उसकी तरफ देखा और एक पल के लिए मेरी धड़कन थम सी गई, लेकिन मैंने तुरंत उस एहसास को दबा दिया। मैं एक आम जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं किस्मत के हाथों बनने से साफ इनकार करता हूँ। मैं मानता हूँ कि फू शुइंग बेहद खूबसूरत है और ऐसा भी नहीं है कि मुझे उसके लिए कुछ महसूस न हुआ हो, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि लगाव होना और भविष्य होना दो अलग बातें हैं। अंगूठी पहनाने के बाद मैंने राहत की सांस ली, मानो मैंने कोई मिशन पूरा कर लिया हो। मैंने ऊपर उसकी तरफ देखा। मैं क्लास के लिए निकल रहा हूँ, बाय। ये कहकर मैं जाने के लिए मुड़ा, पर किसे पता था कि वह एक कदम आगे बढ़ाएगी, धीरे से मेरी कलाई थामेगी और मेरे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। सच कहूँ तो मैं सचमुच नहीं चाहता था कि वह मुझे छोड़ने आए। बाहर से उसकी गाड़ी चाहे कितनी भी साधारण क्यों न दिखती हो, पर समझदार इंसान एक नजर में देखकर बता सकता था कि वो करोड़ों की है। लेकिन आज सुबह कुछ क्लासमेट्स मुझे अपने हाथों उसकी गाड़ी में बैठते हुए देख चुके थे। मैं चाहकर भी इसे छुपा नहीं सकता था। मैं बेबसी में उसके पीछे पीछे चल दिया। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था कि बाद में उन अफवाहबाज क्लासमेट्स की बातों को कैसे नजरअंदाज करूंगा। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, मैं अनजाने में दरवाजे की तरफ खिसक गया, जानबूझकर उससे दूरी बनाते हुए। लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। अगले ही पल वो सीधे मेरी तरफ झुकाई। उसकी जांघें मेरी जांघों से हल्के से छू गईं। मैंने अंदर ही अंदर आह भरी, पर उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। अगर उसने कोई बखेड़ा खड़ा कर दिया तो मेरी शाम की पढ़ाई तो पक्का बर्बाद हो जाएगी। आखिरकार हम टीचिंग बिल्डिंग के गेट पर पहुंच गए। मैं गाड़ी से बाहर निकलने के लिए बेताब था, लेकिन उसने फिर से मेरी बांह पकड़ ली। कॉलेज में भी मेरे बारे में सोचना, दूसरी लड़कियों के ज्यादा करीब मत जाना, मुझे जलन होगी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं और मैं अंदर ही अंदर कुढ़ गया। ये औरत मुझे इतना कंट्रोल कर रही है, फिर भी मैंने आज्ञाकारी बच्चों की तरह सिर हिला दिया। तब जाकर उसने मुझे जाने दिया। उसे इस रूप में देखकर मुझे सिर्फ अजीब ही महसूस हुआ। ये औरत एक्टिंग करने में बेहद उस्ताद है। मैंने जबरदस्ती एक दिखावटी मुस्कान बनाई। तो फिर मैं शाम की पढ़ाई के लिए जाता हूँ, बाय बाय। उसने हल्की सी हुंकारी भरी। उसकी आंखों में एक अनचाहा सा खिंचाव छुपा हुआ था। मैं तेजी से गाड़ी से उतरा और बिना पीछे मुड़े सीधा टीचिंग बिल्डिंग की तरफ भाग गया। क्लास में घुसने से पहले मैंने जल्दी से अपनी शर्ट के बटन ऊपर तक बंद कर ली, इस डर से कि कहीं मेरे क्लासमेट्स मेरी गर्दन पर बने हल्के निशानों को न देख लें। किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने के डर से मैं झुककर पिछले दरवाजे से चुपचाप अंदर घुसा और सबसे आखिरी रो में जाकर बैठ गया। जो शैन मेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे आते देख उसने तुरंत अपना फोन निकाला ताकि मेरी अटेंडेंस लगवाने में मदद कर सके। जब मैंने देखा कि साइन इन सफल हो गया है, तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। लेकिन ठीक उसी पल आगे की रो में बैठे दो क्लासमेट्स अचानक पीछे मुड़े। एक लड़का और एक लड़की अफवाहों से भरी नजरों से मुझे घूरने लगे। लड़का काफी उत्साहित लग रहा था। झांग चेन, आज सुबह तुम किसकी गाड़ी में बैठकर आए थे? क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? मेरा चेहरा तुरंत फक पड़ गया। मेरी उंगलियां फोन को कसकर भींच गईं। मैंने अपना सिर नीचे ही रखा। इस बकवास का कोई
जवाब नहीं देना चाहता था। वह लड़की जो कभी मेरे पीछे पड़ी रहती थी, उसने तिरस्कार भरा चेहरा बनाया और ताना मारते हुए बोली, कॉलेज में तो बड़ा सीधा साधा और सबसे अलग थलग बनने का नाटक करता है, सबको नीची नजर से देखता है, लगता है अब तक कोई ऐसा नहीं मिला था जो इस पर पैसे लुटा सके। वो उकसाते हुए आगे बोली, इतनी महंगी गाड़ी में घूम रहा है, सामने वाला बंदा तो काफी उम्रदराज ही होगा, है ना? मैंने अचानक ऊपर देखा और उस लड़की को ठंडी नजरों से घूरा, लेकिन वह जरा भी नहीं डरी। अभी भी उसके चेहरे पर चिढ़ाने वाले भाव थे। क्लास में डरावना सन्नाटा छाया हुआ था। आज सुबह जब मैं उस लग्जरी कार में निकला था, तभी से अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। कई क्लासमेट्स मुड़कर सीधे मुझे ही घूर रहे थे। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, चुपचाप अपना लैपटॉप निकाला और खुद पढ़ाई करने लगा। अनाथ आश्रम में पलकर बड़ा हुआ हूँ, मैंने इससे भी कहीं बुरी बातें सुनी हैं। ताने मारने की ये छोटी सी कोशिश मुझे जरा भी चोट नहीं पहुंचा सकती थी। मुझे खुद को नजरअंदाज करते देखकर उस लड़की का चेहरा और बदसूरत हो गया। झांगचेन, एक रात का कितना लेते हो? मैं तुम्हें बुक कर लेती हूँ। आसपास बैठी कुछ लड़कियों ने तुरंत अपने सिर नीचे कर लिए और दबी जबान में हंसने लगी। मेरा चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। मैंने अपने दिल में उठ रहे गुब्बार को जबरदस्ती दबाया और स्क्रीन की तरफ देखता रहा, ये देखकर कि मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भीड़ की दिलचस्पी भी खत्म हो गई और वे एक एक करके वापस मुड़ गए। वो लड़की अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी और फिर से कुछ बोलने ही वाली थी कि जो शैन अचानक चलकर वहाँ आ गई। तुमने अभी जो भी कहा मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, मैं इसे सीधे काउंसलर को सौंपूंगी। ये सुनते ही वो लड़की तुरंत घबरा गई। उसका सारा घमंड हवा हो गया। वो हड़बड़ी में मुड़ी और तमीज से बैठ गई। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, ओके? मैंने एक नजर देखा और वापस अपनी पढ़ाई में डूब गया। जो शैन मेरे बगल में बैठ गई और उसने मुझे धीरे से सांत्वना दी। ये लोग बस बोर हो रहे हैं, इनकी बातों को दिल पर मत लो। मैंने कंप्यूटर से नजरें हटाए बिना बस एक धीमा सा हूं कर दिया। वो असल में पूछना चाहती थी कि आज सुबह क्या हुआ था, लेकिन मुझे इतनी गंभीरता से पढ़ते देखकर उसने आगे कुछ नहीं पूछा। तुम आज दोपहर में नहीं आए थे? अगर कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें समझ न आई हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। थैंक्स क्लास रेप। शाम की पूरी पढ़ाई के दौरान मैंने उससे उन सभी टॉपिक्स के बारे में पूछा जो मुझे समझ नहीं आए थे और उसने बड़े धैर्य से सब कुछ समझाया। दोपहर में जो कुछ भी छूटा था मैंने वह सब कवर कर लिया। मुझे अंदर से भी काफी बेहतर महसूस हुआ। जो शैन जैसी दोस्त का साथ होने पर वे अफवाहें और ताने अब इतने असहनीय नहीं लग रहे थे। छुट्टी की घंटी बजी। तुमने मेरी इतनी मुश्किल स्थिति में मदद की और मुझे पढ़ाया भी। चलो, मेरी तरफ से तुम्हें लेट नाइट स्नैक की दावत। मैंने दोपहर और रात का खाना नहीं खाया था और अब मुझे सच में जोरों की भूख लग रही थी। ये सुनकर जो शैन खुशी से खिल उठी। जरूर। हम एक दूसरे के बगल में चलते हुए क्लासरूम से बाहर निकले और रास्ते भर इस बात पर बहस करते रहे कि बारबेक्यू खाया जाए या फ्राइड चिकन। जैसे ही हम टीचिंग बिल्डिंग से बाहर कदम रख रहे थे, मुझे अचानक एक जलती हुई तीखी नजर का एहसास हुआ। मैंने अनजाने में उस तरफ देखा। अंधेरे में जंगलों के पास एक लंबा दुबला पतला सा इंसान खड़ा था। वो बस वहाँ चुपचाप खड़ी रही, जिससे एक ठंडी और कटी कटी सी चमक निकल रही थी। वो फुशुइंग थी। फुशुइंग? क्या वो चली नहीं गई थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वो कभी गई ही न हो? क्या वो पूरी शाम की सेल्फ स्टडी के दौरान बाहर इंतजार कर रही थी? क्या वो अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त नहीं रहती? मेरे लिए रुकने का वक्त उसके पास कैसे हो सकता है? मेरे दिमाग में तुरंत सैकड़ों सवाल कौंध गए। मैं वहीं की वहीं जम गया। मेरे पैर थोड़े कमजोर महसूस होने लगे और मेरे पूरे शरीर से ठंडा पसीना छूटने लगा। जो शैन ने ध्यान दिया कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ थी, वो वहीं रुक गई और अपनी चिंता से भरी आंखों से मेरा हाथ पकड़ लिया। अचेन, क्या तुम ठीक हो? उसकी आवाज एकदम साफ और कड़क थी। जंगलों में खड़े इंसान के कदम उस आवाज को सुनते ही साफ तौर पर ठिठक गए। मेरा गला तुरंत सूख कर भींच गया और मेरी सांसें तेज हो गईं। मेरे पूरे शरीर में जैसे दम घुटने का एहसास फैल गया। मैंने जो शैन की तरफ देखा और अपने दिल में उठ रहे डर को जबरदस्ती दबाते हुए कहा, क्लास रेप, तुम आगे बढ़ो। घर पर अचानक कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे पहले वापस निकलना होगा। मैंने खुद को शांत दिखाने की पूरी कोशिश की। मेरा चेहरा मुर्दे जैसा पीला पड़ा देखकर जो शैन भी परेशान हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और चिंता से मेरी तरफ देखते हुए कहा, अचैन, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? चलो, मैं तुम्हें डिस्पेंसरी ले चलती हूँ। ठीक उसी पल जंगलों में खड़े उस इंसान के मुंह से अचानक एक दबी सी हंसी निकली। मैंने तुरंत ऐसे रिएक्ट किया जैसे मेरा सामना किसी खौफनाक जानवर से हो गया हो। मैंने झटके से झो शैन का हाथ झटक दिया और उससे सख्ती से कहा, जल्दी करो और यहाँ से जाओ। मुझे गुस्से में देखकर झो शैन मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए हैरान और चिंतित दिखते हुए भी उसके पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब तक वो लड़कियों के हॉस्टल की तरफ नहीं चली गई, तब तक मेरे धड़कते हुए दिल को थोड़ा सुकून नहीं मिला। अगले ही पल मैं जंगलों की तरफ भागा। फुशुइंग अभी भी वहीं चुपचाप खड़ी थी। मैं उस औरत के पास गया। मेरा शरीर इतना तनाव में था कि थोड़ा अकड़ गया था। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। अंधेरे में मैं उसके चेहरे के हाव भाव साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन मैं उससे निकल रही उस ठंडी और कटी कटी सी चमक को साफ महसूस कर सकता था, जो मुझ पर इतना दबाव डाल रही थी कि मेरा सांस लेना भारी हो रहा था। शुइंग धीरे धीरे मेरे करीब आई। गुलाब की हल्की सी खुशबू जो उसकी कुदरती महक के साथ घुली हुई थी, उसने मेरे दिल को बुरी तरह कंपा दिया। मैंने कदम आगे बढ़ाया और दोनों हाथों से उस औरत के कंधे पकड़ लिए। शुइंग, वो मेरी दोस्त है, उसने मेरी मदद की थी। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। अंधेरे में उसने अचानक मेरी कॉलर खींची। मैं उस औरत के कदमों के पीछे पीछे जंगलों के और अंदर चला गया। इससे पहले
पहले इन जंगलों में एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था और धीरे धीरे इसके भूतिया होने की अफवाहें हर तरफ फैल गई थी। रात के वक्त यहाँ से गुजरने की हिम्मत बिल्कुल कोई नहीं करता था। मुझे भूतों से डर लगता था, लेकिन इस वक्त मुझे फू शुइंग से और भी ज्यादा डर लग रहा था। भले ही मैं उसके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी उतावली और बेचैन हरकतों से मैं समझ गया था कि वो बेहद गुस्से में थी। मेरी भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे डर था कि वो यहीं पागल न हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे अपनी पढ़ाई बर्बाद नहीं करने दे सकता था। मैं लड़खड़ाया, लगभग घुटनों के बल गिरने ही वाला था, लेकिन किसे पता था कि वो ठीक वक्त पर आगे बढ़ेगी और अपने हाथों से मेरे बाजुओं को संभाल लेगी। रात की हवा में थोड़ी ठंडक थी। मैंने अनजाने में ही अपने कपड़ों को और कसकर लपेट लिया। चलो घर चले। ठीक है। मुझे अचानक याद आया कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, तो मेरी आवाज थोड़ी नरम पड़ गई। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? चलो इस बारे में ठीक से बात करते हैं। यहाँ नहीं, हमारा यहाँ दिखना ठीक नहीं है। फू शुइंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस धीरे से अपनी बाहें मेरी कमर के चारों तरफ लपेट ली और अपना गाल मेरे सीने से कसकर चिपका लिया। उसके बाल मेरी कॉलर को छू रहे थे, जिससे एक हल्की ताजी सी खुशबू आ रही थी। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखों में जो शक और वहम था वो थोड़ा कम हो चुका था और उसकी जगह एक न दिखने वाले भरोसे ने ले ली थी। मैंने उसे तसल्ली देने के लिए अपनी आवाज और नरम कर ली। फू शुइंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसका शरीर हल्का सा कांप उठा और मेरी कमर पर उसके हाथों की पकड़ और मजबूत हो गई। उसने अपना गाल मेरी आगोश में और गहराई से छुपा लिया। उसकी सांसें मेरे सीने से टकरा रही थी, जिनमें हल्की सी गर्माहट थी। मैंने अपना हाथ उठाया और उसके गाल को सहलाया। मेरी अंगूठा धीरे से उसकी आंख के कोने को मल रहा था, जिससे उसका बचा कुचा गुस्सा दबाने में मदद मिल रही थी। वो चुपचाप मेरी बाहों में टिकी रही, अब कोई हंगामा नहीं कर रही थी। मैंने इस मौके का फायदा उठाकर धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर लपेट लिया। मेरा हाव भाव शांत था और ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो। तभी ठंडी हवा का एक झोंका गुजरा। उसके शांत होने का फायदा उठाते हुए मैंने कहा, फू शुइंग, मैं घर जाना चाहता हूँ। वो एक पल के लिए रुकी और मेरी तरफ ऊपर देखा। उसकी आंखों में अभी भी एक हल्की सी नरमी थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने मेरा हाथ थामा और सड़क किनारे खड़ी रोल्स रॉयस की तरफ चल दी। मैं पीछे की सीट पर बैठ गया और वो तुरंत मेरे ठीक बगल में बैठ गई। उसने अपना शरीर हल्का सा झुकाकर अपना आधा कंधा मुझसे टिका दिया। फू फैमिली मेंशन, उसने ड्राइवर से कहा। मैं एक सेकंड के लिए सन्न रह गया, लेकिन आखिरकार मैंने कुछ और नहीं कहा। गाड़ी आराम से फू फैमिली मेंशन की तरफ बढ़ गई और मेन बिल्डिंग के सामने जाकर रुक गई। उसने मुझे गाड़ी से बाहर निकाला। फू शुइंग का वो दबदबा और गुस्सा अब काफी हद तक शांत हो चुका था। वो बहुत नरम पड़ गई थी। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर चढ़ी। मैं चुपचाप बदलते हुए फ्लोर नंबरों को देखता रहा। लिफ्ट के दरवाजे खुले। वो मुझे खींचकर लिविंग रूम में ले गई और मेरे और करीब आ गई। उसकी आंखों में नरमी और शक को देखते हुए मैं धीमी आवाज में बोला, फू शुइंग, सच में मेरी ही गलती थी, मुझे माफ कर दो, ठीक है? हालांकि फू शुइंग की उंगलियां धीरे से मेरी कमर पर फिरने लगीं। जैसे ही वो मेरी तरफ झुकी, उसकी आवाज बेहद बहकाने वाली थी। तुमसे कहाँ गलती हुई? मुझे दूसरी लड़कियों के ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो बस एक आम दोस्त है। मेरे अंदर भावनाओं का एक घोटू तूफान सा उमड़ पड़ा। फिर भी मेरे दिल में एक अजीब नासमझी सी तड़प दौड़ गई। मैंने इस अनहोनी को महसूस किया और तुरंत अपना सारा ध्यान खुद पर केंद्रित कर लिया। मैंने अपनी जीभ की नोक को जोर से दांतों से काट लिया। उस तेज दर्द ने तुरंत मेरी समझदारी वापस ला दी। फू शुइंग ने मुझे प्यार से भरी आंखों से देखा, लेकिन बदले में उसे मेरी संयम से भरी आंखें और मेरे होठों के कोने पर खून का एक हल्का सा निशान ही मिला। वो तुरंत वहीं जम गई। उसकी आंखों में दहशत और बेबसी की चमक साफ दिख रही थी। अब वो अपनी हमेशा वाली शांति बरकरार नहीं रख पा रही थी। वो बोली, मुंह खोलो, तुम्हारे मुंह से खून क्यों निकल रहा है? मेरी गलती थी, मुझे मत डराओ। मैंने अपने दिल में उठ रहे उथल पुथल भरे विचारों को जबरदस्ती दबाया और सीधे उसकी तरफ चुपचाप देखा। उसके नकाब को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे सिर्फ उसकी सच्ची चिंता ही दिखाई दी। मैं इस देखभाल को खुले तौर पर कबूल करने को तैयार नहीं था और मैंने अपने होंठ कसकर भींच ली। फू शुइंग को अपने सीने में एक घुटन सी महसूस हुई। पूरी बेबसी में उसने धीरे से अपनी उंगलियां मेरे होठों और दांतों पर दबाई। मैंने अनजाने में ही उन्हें काट लिया, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उसने बस ध्यान से मेरी जीभ की नोक को चेक किया। खुशकिस्मती से वो बस एक हल्का सा खरोच का निशान था, कोई गंभीर बात नहीं थी। मेरे होठों के कोने पर बचे हुए खून को देखकर उसके दिल में पछतावे और दर्द का एक भारी एहसास उमड़ पड़ा। उसकी उंगलियां धीरे से मेरे गाल को सहलाने लगी। मुझे यकीनन इतना सख्त नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब भी मैं आज शाम के उस नजारे के बारे में सोचती हूँ कि अचेन उस औरत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बातें कर रहा था, तो मैं खुद पर से अपना सारा कंट्रोल ही खो बैठती हूँ। पापा कहते थे कि प्यार बर्दाश्त करना सिखाता है, ये सहने का नाम है, ये समझदारी से माफ कर देने का नाम है। लेकिन अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया है, सच्चा प्यार कभी शांत और काबू में नहीं हो सकता। प्यार तो पैदाइशी तौर पर संकीर्ण सोच वाला होता है। ये लोगों का कंट्रोल छीन लेता है और उन्हें पागल बना देता है। ये इंसान के अंदर सिर्फ खुद का हक
जमाने की स्वार्थी चाहत पैदा करता है। उसने मुझे पकड़े हुए अपने हाथों को धीरे से ढीला किया और बाथरूम की तरफ जाने के लिए मुड़ गई। शावर से गिरता ठंडा पानी बहने लगा क्योंकि वो अपने अंदर उठते तूफानी जज्बातों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। मैं सोफे से टेक लगाकर सीधा बैठ गया और खाली नजरों से घूरता रहा। क्या सब कुछ ऐसे ही शांति से खत्म हो गया? बाथरूम में पानी की आवाज आती रही। वो बिना बाहर आए काफी देर तक वहीं रही। भूख की लहरों से मेरा पेट ऐंठने लगा। असल में मैं आज रात अच्छे से खाना खाने और थोड़ा आराम करने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब से मैं फू शुइंग से मिला था मेरे दिल को कभी चैन नहीं मिल पाया था। मैं किचन में गया और फ्रिज खोला जो ताजा सामान से भरा पड़ा था। मैंने क्रिस्पर से एक छोटा बॉक चॉय चाइनीज गोभी निकाला, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और कढ़ाई में डाल दिया। उसे फ्राई करने के बाद मैंने एक कटोरी और चॉपस्टिक्स निकाले और सिर झुकाकर सीधे छोटी कढ़ाई से ही खाने लगा। मैं सच में बहुत भूखा था। पेट भरने के उस सुकून भरे एहसास में डूबे होने के कारण मैं पीछे से किसी के करीब आने का एहसास बिल्कुल नहीं कर पाया। तुम सिर्फ इतना सा ही खा रहे हो? मैं चौंक गया और मेरे हाथों से कटोरी और चॉपस्टिक्स छूटकर जमीन पर गिर पड़े। सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन टूटकर बिखर गए और टुकड़े हर तरफ फैल गए। चीनी मिट्टी का एक टुकड़ा मेरे टखने को छूकर निकल गया और उसमें से खून की छोटी छोटी बूंदें धीरे धीरे रिपने लगी। फू शुइंग की आंखें तुरंत चिंता से भर गईं। उसने फौरन कहा, हिलना मत, कांच के इन टुकड़ों का ध्यान रखना, मैं संभालती हूँ। वो धीरे धीरे चलकर आई, फर्श पर टूटे चीनी मिट्टी के टुकड़ों से सावधानी से बचते हुए मेरे पास पहुंची। मैंने बस पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था और अपने लिए कुछ बनाना चाहता था, बस इतनी सी बात है। वो मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें चिंता और गुस्से का मिला जुला रूप थीं। उसकी नजर धीरे धीरे नीचे गई और मेरे टखने के छोटे से कट पर टिक गई। कट गहरा नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें से धीरे धीरे खून बह रहा था। वो मुड़ी, वो फर्स्ट एड किट लेकर आई और मेरे बगल में बैठ गई। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, मेरा चोटिल पैर आराम से बाहर निकाला और घाव को साफ करने में लग गई। अभी अभी नहाकर आने की वजह से उसमें से बॉडी वॉश की एक बहुत ही अच्छी और ताजा खुशबू आ रही थी। गलती से मेरी नजरें उसकी नजरों से मिल गईं और माहौल में एक अजीब सी खामोशी और खिंचाव छा गया। घाव को बार बार साफ करने के बाद आखिरकार खून बहना बंद हो गया। उसने बहुत ही ध्यान से मेरे पैर पर बैंडेज लगाई और फिर अपने हाथ पीछे खींच ली। वो उठी और खुले हुए किचन की तरफ चली गई। मैं चुपचाप सोफे से टिक कर बैठ गया, पर मेरे दिल में एक हल्की सी उदासी छा गई। मुझे लगा था कि वह नहाकर आने के बाद कुछ और करेगी, लेकिन वह तो सीधे फ्रिज की तरफ चली गई। उसने वही फ्रेश कीमा निकाला जो काम करने वाली बाई ने पहले से तैयार करके रखा था, साथ में कुछ कटी हुई हरी मिर्चें भी ली। उसने गैस चालू की और तेल गर्म किया। थोड़ी ही देर में गोश्त की ऐसी खुशबू फैली कि मुझे जोर की भूख लगाई। मैं चुपचाप उसे गैस के पास शांत और बेफिक्र खड़े देखता रहा और मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगी। वो चॉपस्टिक पकड़कर मेरे पास आई। उसके हाथ में गर्मा गर्म नूडल्स का कटोरा था। मेरी कुकिंग इतनी भी बुरी नहीं है, थोड़ा खाकर तो देखो। मेरा मन पहले से ही भारी था और खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने धीरे से कहा, मेरा अभी खाने का मन नहीं है। पर उसकी आवाज एकदम सख्त थी, जैसे वो न सुनने के मूड में ही न हो। थोड़ा सा तो खा लो। वो मेरे पास बैठ गई, चॉपस्टिक से नूडल्स उठाए और मेरे होंठों के पास ले आई। पिछले कुछ दिनों से मेरा दिमाग वैसे ही बहुत परेशान चल रहा था और मैंने ठीक से कुछ खाया भी नहीं था। थोड़ा हिचकिचाने के बाद मैंने मुंह खोला और धीरे धीरे खाने लगा। उसकी शांत निगाहों के तले वो धीरज के साथ मेरे पास बैठी रही और मुझे एक एक निवाला खिलाती रही। माहौल एकदम शांत और गहरा था, मुझे पता भी नहीं चला और मैंने नूडल्स का पूरा कटोरा खाली कर दिया। ये देखकर कि आखिरकार मैंने ठीक से कुछ खा लिया है, उसकी आंखों में सुकून की एक हल्की सी चमक दिखाई दी। पेट भरते ही मेरा तनाव थोड़ा कम हुआ, पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। रात काफी हो चुकी थी। मेरी नजरें अनजाने में ही उस पर जाकर टिक गईं। मेरे देखने का एहसास होते ही उसने तुरंत ऊपर देखा और हमारी आंखें सीधे टकरा गईं। उसकी नमी से भरी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, जैसे वो मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। मैं तुरंत होश में आया और एकदम शांत आवाज में बोला, काफी रात हो गई है, कल सुबह मेरी क्लास है, मुझे अब घर जाना चाहिए। वो बस मुझे घूरती रही। मैं तुम्हें 12वीं मंजिल पर लेकर आई हूँ और मेरा तुम्हें वापस भेजने का कोई इरादा नहीं था। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में उलझन और दिल में धीरे धीरे डर समाने लगा। तुम्हारा क्या मतलब है? अब से तुम यहीं रहोगे? बिल्कुल नहीं, मैंने तुरंत मना करते हुए अपना सिर हिलाया। मेरा ये मना करना देखकर उसके चेहरे पर जो काले बादल अभी मुश्किल से छंटे थे वे फिर से मंडराने लगे। वो बिना पलक झपकाए मुझे घूरती रही। मैंने लाचार होकर एक ठंडी सांस ली। उसने मेरी तरफ देखा। कुछ देर बाद मेरा दिल बैठ गया। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा और मेरी आवाज में बेबस झलक आई, मुझसे इस तरह परायों की तरह और रूखेपन से मत बात करो। तभी आज शाम का वो नजारा उसकी आंखों के सामने तैर गया। आज चैन और जू शान शान कैसे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, हंस हंस कर बातें कर रहे थे और देर रात के स्नैक्स के बारे में इतनी बेफिक्री से बात कर रहे थे। ऐसा क्यों है कि मेरे साथ सिर्फ कड़वाहट और रूखापन ही मिलता है? चलो जल्दी करो। उसके मूड के दबाव में आकर मैं झुका और उसके नाजुक चेहरे पर किस कर दिया। उसके जज्बात पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुके थे। भले ही मैंने उसे अनगिनत बार समझाया था कि मैं और जू शान शान सिर्फ आम दोस्त हैं और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी फू शुइंग ने विश्वास करने से साफ इनकार कर दिया। अब बहस करने की हिम्मत मुझ में बची नहीं थी, इसलिए मैं चुपचाप इस तनाव को झेलता रहा। अगली सुबह बहुत जल्दी मैं बाथरूम में गया। मेरी छाती बहुत भारी हो रही थी और घबराहट महसूस हो रही थी। मैं हद से ज्यादा थक चुका था। मैं बार बार अपना
मुंह धोता रहा ताकि अपने दिल की इस कड़वाहट और उदासी को किसी तरह बहा सकूं। फू शुइंग धीरे धीरे मेरे पीछे आई और दरवाजे पर चुपचाप खड़ी हो गई। उसका यह शक और पागलपन अभी भी खत्म नहीं हुआ था। इतने दिनों का शक, जलन और असुरक्षा की वजह से उसके लिए शांत होना नामुमकिन हो गया था। मैंने शीशे में उसका अक्स देखा, मेरा दिल लाचारी से भर गया। इस रोज रोज के झगड़ों ने हम दोनों को अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वह मुझे अपने पास कैद रखने के लिए अड़ी हुई थी। दिमाग के इस लगातार खिंचाव ने मेरी पूरी ताकत निचोड़ ली थी। मैंने एक लंबी सांस ली और सीधे जाकर बिस्तर पर गिर पड़ा और जल्द ही गहरी नींद में सो गया। जब मेरी आंख खुली तो काफी रात हो चुकी थी। मुझे पेट में तेज भूख का एहसास हुआ। मैंने धीरे से उसका हाथ अलग किया, नंगे पैर उठा और वॉक इन क्लोसेट की तरफ बढ़ा। मेरी नजरें अलमारी पर गईं, जहां पहले सिर्फ औरतों के कपड़ों की सलीके से लगी पंक्तियां हुआ करती थी, वहीं अब नए नवेले आदमियों के कपड़ों का एक पूरा सेक्शन भरा पड़ा था। कपड़ों का स्टाइल और साइज एकदम मेरे हिसाब से परफेक्ट था। गहनों वाली अलमारी में भी पुरुषों की कई कीमती और शानदार एसेसरीज रखी हुई थी। उसी पल मैं समझ गया, उसने बहुत पहले ही मन बना लिया था मुझे अपनी इस छोटी सी दुनिया में कैद करने का और हमेशा अपने पास बांध कर रखने का। लेकिन उस वक्त भूख मेरे पूरे दिमाग पर हावी हो चुकी थी। मैंने कैजुअल ढीले ढाले कपड़े पहने, लड़खड़ाते हुए किचन में गया और फ्रिज का दरवाजा एक झटके में खोल दिया। जैसे ही मैंने अंदर तरह तरह का खाना देखा, मेरी इतने दिनों से दबी हुई भूख का मानो विस्फोट हो गया। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया और पागलों की तरह ठूस ठूस कर खाने लगा। दिल के इस खोखलेपन और अकेलेपन को भरने के लिए मेरे पास पेट भरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। पूरे फर्श पर खाने के रैपर बिखर गए। मैं बस खुद को भूल कर खाए जा रहा था ताकि अपने दिल के जख्मों और अकेलेपन को थोड़ा भुला सकूं। इसी बीच फू शुइंग हड़बड़ाकर नींद से जाग गई। उसने एक बहुत बुरा सपना देखा था। उसने सपने में देखा कि मैंने वो कपल्स वाली रिंग उतार दी, उसे बेरहमी से झटक दिया और बिना मुड़कर देखे हमेशा के लिए चला गया। डर ने तुरंत उसके दिल को जकड़ लिया। उसने आंखें खोली और जब पास में किसी को नहीं पाया तो उसका दिल बैठ गया। वह तुरंत मुझे ढूंढने के लिए उठी। हल्की रोशनी में उसने मुझे ठंडे फर्श पर अकेले बैठे देखा। चारों तरफ खाने के टुकड़े बिखरे पड़े थे। मैं बेचारों की तरह अकेला बैठा मुंह में पेस्ट्री ठूस रहा था। उसके कदम वहीं रुक गए। खुला हुआ फ्रिज और फर्श पर बिखरा कचरा देखकर उसका दिल पसीज गया। आचे, तुम एक बार में इतना सब कैसे खा सकते हो? तभी मेरी नजरें अचानक उससे मिली। मेरा दिल जोर से धड़का। उसने मुझे चुपचाप देखा, फिर जमीन पर बिखरे रैपर्स और खुले हुए फ्रिज पर नजर डाली। आचे, तुमने इतना क्यों खा लिया? तुम तो कभी ऐसे नहीं थे। तुम्हें इससे क्या? वो एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आवाज अचानक तेज हो गई। मुझे इससे क्या मतलब कैसे नहीं है? एक बार में इतना सब खाओगे तो तुम्हारा पेट कैसे बर्दाश्त करेगा? मैंने उसकी बातों को अनदेखा किया और अपने दिल में उठ रहे डर और शर्म को दबाने की कोशिश की। मैंने हाथ में पकड़ी पेस्ट्री नीचे रखी। मेरी आवाज और भी ठंडी हो गई। मैंने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद उसकी आंखों में देखने की हिम्मत न होने के कारण मैं मुड़ा और भागकर बाथरूम में चला गया और अंदर से कुंडी लगा ली। मेरे पेट में मरोड़ उठने लगी और उल्टी जैसा महसूस होने लगा। मैं नीचे झुका और तब तक उबकाइयां लेता रहा जब तक कि मेरा पेट पूरी तरह खाली नहीं हो गया। बाहर फू शुइंग लगातार दरवाजा खटखटाए जा रही थी। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। आचेन, दरवाजा खोलो। तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है? मैं जानती हूँ तुम मुझे देखना नहीं चाहते, पर तुमने अभी इतना सारा खाया है। अगर तुम्हारे पेट में दर्द हो गया तो आचेन, नखरे दिखाना बंद करो। दरवाजा खोलो और मुझे देखने दो कि तुम ठीक हो या नहीं। मैंने सब कुछ अनसुना कर दिया और चुपचाप अपने दिल की घुटन और तड़प को सहता रहा। थोड़ा ठीक महसूस होने पर मैं बेसिन के पास गया और बार बार ब्रश करने लगा जब तक कि मेरे मुंह का कड़वा स्वाद पूरी तरह खत्म नहीं हो गया। दरवाजे पर खटखटाना जारी था। आचेन, मैं ये आखिरी बार कह रही हूँ, दरवाजा खोलो वरना मैं ताला तोड़ दूंगी। मेरे चेहरे पर अजीब सी बेरुखी आ गई। मैं शांति से चलकर गया और दरवाजा खोल दिया। मैं दरवाजे पर बिना हिले डुले खड़ा रहा और उसे बिल्कुल बेगानेपन से घूरने लगा। तुमने कितना खा लिया था? क्या तुम्हें उल्टी आ रही है? क्या पेट में दर्द है? क्या हमें अस्पताल चलना चाहिए? उसी पल मेरे अंदर इतने दिनों से दबा हुआ गुस्सा, गलतफहमियां और घुटन पूरी तरह से बाहर आ गए। मैंने झटके से उसका हाथ पीछे किया और चिल्लाया, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे अकेला छोड़ दो। क्या तुम अपना ये दबाव बनाना बंद नहीं कर सकती? मेरे इस अचानक गुस्से से वो एकदम सुन्न पड़ गई, हैरान रह गई। उसकी आंखें हल्की लाल हो गईं, पर उसने अपनी कड़वाहट को दबा लिया। मैं तुम पर दबाव नहीं बना रही हूँ, मैं बस तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। आचेन, क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मुझे बताओ, मैं खुद को बदल लूंगी। तुम नहीं बदल सकती। मेरी आवाज चिड़ी हुई और ताने से भरी थी। क्या तुम अपनी रगों में बसे इस शक की बीमारी को बदल सकती हो? क्या तुम बिना किसी वजह के अपने इस अंधे शक को बदल सकती हो? मैंने तुम्हें हजारों बार बताया है कि मेरे और जू शानशान के बीच ऐसा कुछ नहीं है, पर तुमने कभी मेरा यकीन नहीं किया। उसका शरीर कांपने लगा, होंठ हल्के से हिले, उसकी आवाज में दर्द सा था। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, मैं बस डरी हुई हूँ। मुझे डर लगता है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। आचेन, अब मेरे पास सिर्फ तुम ही तो बचे हो। तुम्हारे पास सिर्फ तुम खुद हो। मैं और भी ज्यादा चिढ़ गया। तुमने मुझे यहाँ बंद करके रख दिया है, मुझे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रही हो। तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या मैं तैयार था या नहीं। मैं तो बस तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आना चाहता था। मैं तुम्हें हर चीज बेस्ट से बेस्ट देना चाहता था। मुझे लगा था कि अगर मैं ऐसा
करूंगा तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। वो एकदम खोई हुई और टूटे हुए दिल के साथ दिख रही थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मुझे ये क्या हो गया। और जब मैंने उसकी आंखों में वह सच्चाई देखी तो मेरे दिल का गुस्सा एक अजीब सी खींच और फ्रस्ट्रेशन के साथ मिल गया। मेरी आंखें एकदम खाली थी। मैंने शांति से और बिना किसी इमोशन के उसका हाथ पीछे झटक दिया। उसके उस अकेलेपन से भरे चेहरे को नजरअंदाज करते हुए मेरी आवाज एकदम सीधी और ठंडी थी, मेरा पीछा करना बंद करो। इतना कहकर मैं उसके बगल से निकला और पीछे मुड़े बिना सीधे एलिवेटर की तरफ बढ़ गया। एलिवेटर के दरवाजे धीरे धीरे खुले। अचानक मेरे पीछे एक हलचल हुई। फू शुइंग भाग कर आई और उसने मुझे पीछे से गले लगा लिया। क्या तुम प्लीज मत जाओ। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं काफी देर तक चुप खड़ा रहा। वो फिर बोली, क्या तुम बस यहीं रुककर मुझसे ठीक से बात नहीं कर सकते। मेरी आवाज में जरा भी अपनेपन का एहसास नहीं था। फू शुइंग, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। उस लड़की का दिल अचानक से भारी हो गया। हम दोनों काफी देर तक चुप रहे। फू शुइंग की आवाज में एक अजीब सी थकावट थी। अच्छे बच्चे की तरह बस 1 मिनट के लिए यहाँ मेरा इंतजार करो, कहीं जाना मत। मैं वहीं बिना हिले डुले खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वो हाथ में एक ढीला ढाला सफेद बाथरोब लिए वापस आई। उसने अपने हाथ उठाए जैसे मेरी शर्ट के बटन खोलने में मेरी मदद करना चाहती हो। मैंने उसे रूखेपन से देखा। मेरे होठों पर एक अजीब सी फीकी मुस्कान आ गई। शर्ट के बटन खोलने के लिए बढ़ा, उसका हाथ अचानक वहीं थम गया। मैं तो बस तुम्हें थोड़ा कंफर्टेबल फील कराना चाहती थी। काफी समय से दबा हुआ जो गुस्सा था वो अचानक से बाहर निकल आया। मैंने अपना हाथ उठाया और बेरहमी से उसके हाथ को झटक दिया। उस सन्नाटे में वो थप्पड़ जैसी आवाज बहुत साफ गूंजी। हवा में जैसे सन्नाटा छा गया। फू शुइंग अपनी जगह पर एकदम सुन्न खड़ी रह गई। उसकी आंखों में सदमा और अविश्वास साफ दिख रहा था। उसके साथ पहले कभी ऐसा बर्ताव नहीं हुआ था। झांग चेन, क्या तुम सच में मुझे इस तरह अपने से दूर धकेलना चाहते हो। मेरा चेहरा एकदम सपाट था। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था मुझे धक्का मत दो और मुझे बांध कर रखने की तो सोचना भी मत। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके इमोशंस जैसे कंट्रोल से बाहर होने ही वाले थे। आखिर मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम मुझे इस तरह रिजेक्ट करना बंद कर दो। तुम जो भी करोगी उससे कुछ नहीं बदलने वाला। मैं इस तरह का घुटन भरा रिश्ता बर्दाश्त नहीं कर सकता और न ही मैं तुम्हारा यह शक और कंट्रोल बर्दाश्त कर सकता हूँ। उसका दिल बुरी तरह दुखा। वह धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ी और उसने अपना सिर उठाकर अपने होंठ मेरे होंठों से मिला दिए। उसमें उसका इतने समय से छुपा हुआ डर और दर्द साफ झलक रहा था। पीछे हटने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने भी जबरदस्ती उसे वापस किस किया। काफी देर बाद उसने अपना सारा हक जताना छोड़ दिया। बाथरोब उठाया और पहनने में मेरी मदद की। मैं सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों से वह सारी सख्ती गायब हो चुकी थी। वहाँ सिर्फ एक बेबसी और लाचारी बची थी। झांग चेन, समझो कि मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। अपनी मर्जी से मुझे किस करो प्लीज। मैं एक पल के लिए थम गया। इस बात को और आगे न बढ़ाते हुए मैंने अपना हाथ उठाया, धीरे से उसकी पतली कमर पर रखा और उसके होठों के कोने पर एक हल्का सा किस कर दिया। उसकी आंखों में एक हल्की सी नरमी आ गई जिसके साथ एक कभी न खत्म होने वाला दर्द भी छुपा था। झांग चेन, अपने मन की कड़वाहट को दूर करने की कोशिश करो और धीरे धीरे मुझे पसंद करना सीखो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो। मेरा दिल अचानक बैठ गया। हमारे बीच का बड़ा फर्क, सालों पुरानी दीवारें और जिस दबाव वाले माहौल में हम मिलते थे, इस सब ने मुझे याद दिला दिया कि हम कभी एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। मैंने उसकी तरफ देखना बंद किया और एक सूखा सा बहाना बनाया। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं सोना चाहता हूँ। इतना कहकर मैं मुड़ा और वापस बेडरूम में चला गया। मुझे हैरानी हुई कि उसने मेरा पीछा करके मुझे परेशान नहीं किया। उसने कमरे की तेज मेन लाइट बंद कर दी और सिर्फ एक हल्की सी बेड साइड नाइट लाइट जलने दी। वह आगे झुकी। उसने धीरे से मेरे बालों को सहलाया और मेरे माथे पर एक प्यार भरा गुड नाइट किस किया। फिर चुपचाप मुड़कर बेडरूम से बाहर चली गई। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन उमड़ आया, लेकिन मैंने तुरंत खुद को संभाला और उस फीलिंग को दबा दिया जो वहाँ होनी ही नहीं चाहिए थी। वो और मैं कभी एक ही दुनिया के थे ही नहीं। उसकी यह कुछ दिनों की नरमी हमेशा रहने वाली नहीं थी। जैसे ही यह नयापन खत्म होगा, सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। भारी सिर के साथ मैं जल्द ही गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह मेरे फोन के अलार्म ने मुझे जगाया। मेरी बाहों में कोई और भी था। बिना किसी हैरानी के मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। फू शुइंग, उठो, मुझे स्कूल जाना है। मुझे याद आया कि कल रात मेरा पेट खराब हो गया था और वो वही थी जिसने चुपचाप मुझे दवाई दी थी और सब्र के साथ मेरे पेट को सहलाकर आराम पहुंचाया था। जब कोई इंसान फिजिकली और मेंटली कमजोर होता है तो वो अनजाने में ही प्यार और नरमी की उम्मीद करने लगता है। इसी पल उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट थी। गुड मॉर्निंग आचेन। मैंने चुपचाप उसकी बाहें पीछे हटाई और बिस्तर से उठकर बैठ गया। वह भी उठकर बैठ गई। उसकी आवाज गंभीर थी और उसमें साफ चिंता दिख रही थी। झांग चेन, अब से ठीक से खाना पीना, अपने शरीर को इस तरह नुकसान पहुंचाना बंद करो, समझे। मैं बिना कोई जवाब दिए वहीं खड़ा रहा। फिर मुड़कर फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया। मेरी उंगलियां टॉवल पर रगड़ रही थीं और मेरा दिमाग
उलझनों से भरा हुआ था। फू शुइंग बेहद खूबसूरत थी और उसका फ्यूचर बहुत ही चमकदार और शानदार होने वाला था। इसके उलट मेरा बैकग्राउंड बहुत खराब था। मैं एक अनाथालय में पला बड़ा था। मेरे तथाकथित अमीर सगे माता पिता ने मुझे कभी जरा सा भी प्यार नहीं दिया था। मैंने कभी भी इस तरह के झूठे और ठंडे पारिवारिक प्यार की उम्मीद नहीं की थी और न ही मुझ में कभी ये भरोसा करने की हिम्मत थी कि फू शुइंग का ये लगाव कब तक टिकेगा। अनाथालय के टीचर्स हमेशा कहा करते थे कि प्यार आपको उस चीज को खोने से डराता है जो आपके पास है। मैंने ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखी, हमेशा लॉजिकल और कंट्रोल में रहने की कोशिश की और कभी खुद को प्यार या नरमी की उम्मीद करने की इजाजत नहीं दी। मैंने उसके लिए अपने दिल में आती फीलिंग्स को बार बार नकारा। जब तक मुझे प्यार नहीं होगा तब तक मैं किसी बंधन में नहीं बंधूंगा। फ्रेश होने के बाद हम दोनों साथ बाहर निकलने के लिए तैयार हुए। जैसे ही मैं सीधे एलिवेटर की तरफ बढ़ने लगा, वह मुड़ी और किचन की तरफ चली गई। उसने मेरी तरफ प्यार से देखा। क्या फिर से खाली पेट जाने का प्लान है? तभी मुझे ब्रेकफास्ट का ख्याल आया। मेरा चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। मैंने बहाना बनाते हुए कहा, मैंने कल रात बहुत ज्यादा खा लिया था, अभी मुझे भूख नहीं है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने राइस कुकर खोला और उसमें से गर्मा गर्म सेंचुरी एग और कीमे के पोरिज की खुशबू आने लगी। उसने आधा बाउल दलिया निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसकी आवाज शांत थी लेकिन उसमें मना करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। कम से कम थोड़ा सा खा लो। मैंने बाउल में रखे दलिया को देखा। मेरा मन अंदर से उसे खाने से इनकार कर रहा था। वह तुरंत मेरा मन ताड़ गई। उसकी आंखें पल भर में थोड़ी ठंडी पड़ गईं। जाने से पहले इसे खत्म करो, तुम्हारी सेहत किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। मैं मना नहीं कर पाया, इसलिए मैंने बाउल उठाया और जल्दी से उसे खत्म कर दिया। उसने तुरंत मुझे थोड़ा गुनगुना पानी और पेट की दवाई की कैप्सूल दे दी। दवाई खा लो। मैंने चुपचाप दवाई ली और गटक गया। मैं अब निकल रहा हूँ, स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। इतना कहकर मैं मुड़ा और एलिवेटर की तरफ बढ़ा। उसकी आवाज में साफ नाराजगी थी। तुम भाग क्यों रहे हो? मेरे कदम रुक गए। मैं सच में लेट हो रहा हूँ। वह धीरे धीरे मेरी तरफ चलकर आई। क्या तुम्हारा स्कूल पैदल जाने का प्लान है? मैं पल भर के लिए निशब्द हो गया। अभी कुछ देर पहले मेरा पूरा ध्यान बस इस जगह से भागने पर था। मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मैं स्कूल पहुंचूंगा कैसे। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो? उसकी टोन नॉर्मल हो गई। मुझे किस करो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, ओके? मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े रुके और मैंने हल्के से उसके होठों के कोने पर किस कर दिया। इतना काफी नहीं है? उसने धीरे से कहा। मैंने कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया। मैं थोड़ा और पास झुका और उसके होठों पर एक प्यार भरा किस कर दिया। थोड़ी देर बाद हम धीरे से अलग हुए, एक शांत और कंट्रोल्ड तरीके से। उसने अपना हाथ उठाया और ध्यान से मेरी शर्ट का कॉलर ठीक किया। आज रात जब वापस आओ तो मेरे साथ थोड़ा ठीक से वक्त बिताना। मैंने उसकी तरफ देखना अवॉइड किया। मेरा चेहरा एकदम फ्लैट था और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं मुड़ा और एलिवेटर में चला गया। एलिवेटर का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया और उसके साथ ही फू शुइंग की आंखों की उम्मीद और नरमी भी छुप गई। मैं एलिवेटर की ठंडी दीवार से टिक गया और एक लंबी सांस छोड़ी। पिछले कुछ दिनों की यह खींचतान एक ऐसी हवा बंद जाली की तरह थी जिसने मुझे पूरी तरह से कैद कर लिया था। मुझे लगा था कि मैं एक शांति भरी जिंदगी जी सकता हूँ, लेकिन एक नशीली दवाई की साजिश ने मुझे फू शुइंग के साथ उलझनों के इस बवंडर में घसीट लिया था। कार आराम से स्कूल के गेट तक पहुंची। मैंने कार का दरवाजा खोला और पीछे मुड़े बिना अंदर चला गया। रियर व्यू मिरर में फू शुइंग की तरफ देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। जैसे ही मैं क्लासरूम में घुसा, जो शनशान हाथ में कुछ नोटबुक लिए मेरे पास आई। जियांग चेन, तुम कल अचानक चले गए थे, सब ठीक तो है ना? मेरा दिल भारी हो गया। मैंने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, बस घर में अचानक कुछ काम आ गया था। जो शनशान ने आगे कुछ नहीं पूछा और बस मुझे नोट्स थमा दिए। ये कल के मेन पॉइंट्स हैं। तुम्हारी क्लास छूट गई थी इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इन्हें लिख लिया था। मैंने नोट्स ले लिए और जब मेरी उंगलियां उसकी गर्म उंगलियों से छुई तो मैंने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। पहले हुए उस वाकये के बाद मुझ में सच में किसी लड़की के ज्यादा करीब जाने की हिम्मत नहीं बची थी। ठीक उसी वक्त काले सूट में कई बॉडीगार्ड्स रूम के अंदर आ गए। मिस्टर जियांग, मिस फू ने हमें आपकी सेफ्टी के लिए पूरे दिन आपके साथ रहने का ऑर्डर दिया है। पूरी क्लास की आंखें तुरंत मेरे ऊपर टिक गईं। वहाँ उत्सुकता थी, जलन थी और नफरत भी। वो फुसफुसाहटें मुझे सुइयों की तरह चुभ रही थी। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, वापस जाओ। लीड बॉडीगार्ड ने अपनी बात बहुत ही तमीज से रखी। मिस्टर जियांग, मिस फू ने ऑर्डर दिया है, हम उनकी बात टालने की हिम्मत नहीं कर सकते। मैं जानता था कि एक बार फू शुइंग ने कोई फैसला ले लिया तो फिर बातचीत या समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बचती थी। मैं अपने हाथों में मुंह छुपाकर सीधे अपनी डेस्क पर लेट गया। मेरा दिल पूरी तरह से थकावट से भरा हुआ था। मैं जो चाहता था वो कभी भी तारों और चांद से घिरी हुई जिंदगी नहीं थी और न ही फू परिवार के दामाद का टैग चाहिए था। मैं तो बस एक आम इंसान की तरह पढ़ाई करके ग्रेजुएट होना चाहता था, एक स्थिर नौकरी ढूंढना चाहता था और इन सारी साजिशों व वहम भरी बंदिशों से दूर रहना चाहता था। क्लासेस के पूरे दिन मेरा ध्यान भटकता रहा। फू शुइंग का चेहरा बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था। उसका दबदबा, उसकी नरमी, उसका
शक करना और उसका अंदर से टूटना, ये सब मेरी आंखों के सामने किसी पेंटिंग की सीरीज की तरह एक दूसरे में उलझे हुए चल रहे थे। मुझे ये मानना ही पड़ा, ये औरत जिसने अंडरवर्ल्ड और बिजनेस की दुनिया दोनों पर राज किया था, मेरे दिल पर पहले ही एक गहरी छाप छोड़ चुकी थी। बस मुझ में इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी, न ही इसे अपनाने की हिम्मत थी। इस बात का डर था कि मुझे एक बार फिर अकेला छोड़ दिया जाएगा। स्कूल की घंटी बजी। जैसे ही मैं टीचिंग बिल्डिंग से बाहर निकला, वही जानी पहचानी रोल्स रॉयस ठीक मेरे सामने आके रुकी। हु शुइंग पीछे की सीट पर बैठी थी। आ चेन, यहाँ आओ। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी थोड़ा झुककर अंदर बैठ गया। वह तुरंत मेरी तरफ झुकी, स्वाभाविक रूप से मेरी बाह में अपनी बाह डाली और अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। उसकी गुलाबों की हल्की सी खुशबू मेरी नाक के पास तैरने लगी, जिससे मेरी खींची हुई सांसें थोड़ी शांत हो गईं। क्या आज तुम स्कूल में अच्छे बच्चे बनकर रहे? उसने बहुत प्यार से पूछा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी बच्चे को पुचकार रही हो। मैंने बस एक बेपरवाह सी हूँ की आवाज निकाली और ज्यादा कुछ नहीं बोला। उसे शायद मेरी उदासी का एहसास हो गया था। उसने अपना हाथ उठाकर बड़े प्यार से मेरे गाल को सहलाया। क्या तुम्हें पीछे आने वाले बॉडीगार्ड्स पसंद नहीं आ रहे? मैं उन्हें वापस बुला लेती हूँ। मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखा। मेरी आंखें ताज्जुब से भरी हुई थीं। मुझे लगा था कि वो हमेशा की तरह हावी होने की कोशिश करेगी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो मेरे लिए समझौता करेगी। आज चेन, मैं जानती हूँ कि मैं पहले बहुत ज्यादा वहमी और शक्की थी। मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ बांध कर रखना चाहती थी, तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करती थी। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, डर था कि तुम हवा की तरह गायब हो जाओगे। मैं फू परिवार में पली बड़ी हूँ, छल कपट और साजिशें देखने की आदी रही हूँ। कोई भी कभी तुम्हारे जैसा नहीं रहा जिसने मुझे ये महसूस कराया कि मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी उसकी हिफाजत करूँ। मैं बदल सकती हूँ, मैं अपनी ये शक की आदत और वहम बदल लूँ। बस प्लीज मुझे अपने से दूर मत धकेलो। उसकी आंखों में ये अपनापन और कमजोरी देखकर मेरा दिल पिघल गया। मेरी पुरानी जिद और इनकार इस पल में धीरे धीरे गायब हो गए। कार वापस फू फैमिली के बंगले पर पहुंची। जैसे ही हम मेन बिल्डिंग में दाखिल हुए, हमें रोने और चिल्लाने की तेज आवाजें सुनाई दी। फू यी और जियांग यी बाई लिविंग रूम के बीचों बीच घुटनों के बल बैठे हुए थे। ओल्ड मास्टर फू का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। जियांग यी बाई के माँ बाप एक तरफ खड़े थे। मुझे एक ही नजर में सब समझ आ गया। खुशविंग पुराने हिसाब किताब चुकता कर रही थी। खुशविंग ने मेरा हाथ थामा और लिविंग रूम के सेंटर में आ गई। पूरे कमरे में तुरंत एक ठंडी सी खामोशी छा गई। फू ये तुमने आज चेन को नशीली दवा दी और जियांग यी बाई के साथ मिलकर उसे फंसाने की कोशिश की और उसे उत्तरी म्यांमार भेजने की कोशिश की। अब इस हिसाब को चुकता करने का वक्त आ गया है। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी, जिसमें रत्ती भर भी गर्माहट नहीं थी। आंटी, मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जियांग यी बाई का चेहरा डर के मारे एकदम पीला पड़ चुका था। मिस फू, मुझे तो फू यी ने भड़काया था, प्लीज मुझे जाने दीजिए। फू शुइंग की आंखों में जानलेवा गुस्सा चमक उठा। तुमने मेरे आदमी को छुआ है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। दादाजी, फू यी के संस्कार गिर चुके हैं। वो फू परिवार की सदस्य बनने के लायक नहीं है। इसे परिवार से बेदखल कर दीजिए। जिंदगी भर के लिए इसके फू बंगले में कदम रखने पर बैन लगा दिया जाए। और जियांग यी बाई ने जियांग चेन को फंसाया था। जियांग परिवार में उसका सारा रुतबा छीन लिया जाए और दक्षिण पूर्व एशिया में जियांग परिवार की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। ओल्ड मास्टर फू ने बिना एक पल की हिचकिचाहट के सहमति में सिर हिलाया। जैसा शुइंग कहे वैसा ही करो। जियांग के माता पिता बुरी तरह टूट गए, लेकिन एक शब्द भी विरोध में बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। फू यी और जियांग यी बाई को घसीट कर ले जाते हुए देखकर, जो बहुत ही लाचार दिख रहे थे, मेरे दिल में कोई खुशी नहीं हुई, बस एक राहत महसूस हुई। बुरे लोगों को आखिरकार उनके किए की सजा मिल ही गई थी। सब कुछ निपटने के बाद फू शुइंग मेरा हाथ पकड़कर हमें 12वीं मंजिल पर बने हमारे कमरे में ले गई। वो हमेशा की तरह मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश नहीं कर रही थी, बस चुपचाप मेरे बगल में बैठ गई। आज चेन, अब तुम्हें कभी कोई परेशान नहीं करेगा। मैंने उसकी तरफ देखा, धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसे गले लगा लिया। ये पहली बार था जब मैंने अपनी मर्जी से उसे गले लगाया था। उसका शरीर एक पल के लिए अकड़ गया, फिर उसने भी मुझे कसकर गले लगा लिया। शुइंग, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं बस डरा हुआ था। इस बात से डरा हुआ था कि मैं तुम्हारे लिए बस एक नया खिलौना हूँ जो थोड़े दिन में पुराना हो जाएगा। डरा हुआ था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। आचेन, मेरे दिल में तुम सबसे बेहतरीन हो। जिस इंसान को मैंने फू शुइंग ने चुना है, वो मेरी पूरी जिंदगी में कभी नहीं बदलेगा। मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है। उस रात हम बस एक दूसरे की बाहों में सोए। उसकी शांत सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी, जो बहुत ही गर्म और सुकून देने वाली थी। पहली बार मैं इतनी शांति से सोया, बिना किसी बुरे सपने के, बिना किसी घबराहट के, सिर्फ एक गहरे सुरक्षा के एहसास के साथ। अगली सुबह फर्श से छत तक बनी बड़ी खिड़कियों से धूप कमरे में छन कर आ रही थी और हम पर पड़ रही थी। फू शुइंग वहीं लेटी थी, उसकी आंखें खुली थीं और वह मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखों में बेइंतहा प्यार था। वो मुझे एक नाशपाती के फूलों वाले पेड़ के पास ले गई। ये ठीक वही जगह थी जहाँ हम पहली बार मिले थे। तब मैंने साधारण से कपड़े पहने हुए थे और यहाँ बैठकर एक किताब पढ़ रहा था। वो थोड़ी दूर खड़ी होकर काफी देर तक मुझे देखती रही थी। अब हम उसी पेड़ के नीचे
एक दूसरे के बगल में खड़े थे। आज चेन, 2 महीने पहले मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ देखा था और मेरी धड़कनें थम सी गई थी। फुशविंग ने अपनी जेब से सादे चांदी के छल्लों का एक जोड़ा निकाला और धीरे से एक छल्ला मेरी रिंग फिंगर में पहना दिया। मैंने दूसरा छल्ला उठाया और धीरे धीरे उसकी उंगली में पहना दिया, फिर अपना सिर झुकाकर उसके होठों पर एक नाजुक सा किस किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, फुशविंग ने सच में अपनी शक की और वहमी आदतें बदल ली। अब वो मुझे अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करती थी। वह स्कूल में मेरे साथ क्लास अटेंड करती, पीछे की रो में बैठकर चुपचाप मुझे देखती रहती। जब भी मैं देर रात तक जागकर होमवर्क करता, वो चुपचाप मेरे लिए गर्म दूध का गिलास ले आती। मैंने भी धीरे धीरे अपने सारे डर और असुरक्षाएं छोड़ दी और उसके प्यार को खुले दिल से स्वीकार कर लिया। उसे पूरे दिल से प्यार करने लगा। विंटर सोल्स्टिस के दिन धूप बिल्कुल सही खिली हुई थी। मैं अभी अभी 23 साल का हुआ था। फुशविंग मुझे सुबह सुबह ही सिविल अफेयर्स ब्यूरो मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस ले गई ताकि हम मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकें। उस छोटी सी लाल किताब को अपने हाथों में थामकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें ढेर सारी खुशियां भरी हों। वो मैरिज सर्टिफिकेट पर लगी फोटो को देखकर किसी बच्चे की तरह मुस्कुरा रही थी। हमारी शादी बहुत सादगी से और दिल को छू लेने वाली थी। कोई फालतू का दिखावा नहीं था, बस हमारे सबसे करीबी दोस्त और परिवार वाले मौजूद थे। ओल्ड मास्टर फू ने हमारी तरफ देखा। उनका चेहरा राहत और खुशी से चमक रहा था। दादाजी, मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी श्विंग का अच्छे से ख्याल रखूंगा। शादी के बाद की जिंदगी सादी और खूबसूरत थी। मैंने सफलता से कॉलेज पूरा कर लिया और फू ग्रुप में शामिल हो गया, जहाँ मैं फू श्विंग की बिजनेस संभालने में मदद करने लगा। वो अभी भी बिजनेस की दुनिया पर राज करने वाली वही बड़ी मिस फू थी, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ अपना नरम और प्यारा रूप ही दिखाती थी। अब मैं अनाथालय का वो असुरक्षित भावुक लड़का नहीं रहा था। फुशविंग की वजह से अब मेरे पास एक घर था, प्यार था और कोई ऐसा था जिसकी मैं अपनी बाकी की जिंदगी में हिफाजत करना चाहता था। जहाँ तक मेरी और फुशविंग की बात है, इतने सारे उतार चढ़ावों के बाद आखिरकार हम हमेशा के लिए एक हो गए थे। एक शाम जब हम फर्श से छत तक बनी खिड़की के पास एक दूसरे से सटे हुए खड़े थे और शहर की रोशनियों को बाहर देख रहे थे, वो मेरी बाहों में सिमट गई और फुसफुसाई, "आ चैन, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने तुम्हें उस दिन वापस नहीं जाने दिया। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी है कि हम एक दूसरे को खोने से बच गए।"